मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अज्रन कबीरा व अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहू बिल खैर वकानल इंसानु अजूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात करीमा का तर्जुमा अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि हकीकत ये है, ये क़ुरआन वो रास्ता दिखाता है जो सबसे ज़्यादा सीधा है, और जो लोग इस पर ईमान लाकर नेक अमल करते हैं उन्हें खुशखबरी देता है कि उनके लिए बड़ा अज्र है, और ये बताता है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने एक दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। और इंसान बुराई इस तरह मांगता है जैसे उसे भलाई मांगनी चाहिए, और इंसान बड़ा जल्दबाज़ वाक़या हुआ है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सही अल बुखारी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नक़ल किया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़रमाया, आसानी करो और सख्ती न करो, और खुश करो और नफ़रत न दिलाओ। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अजीज़ो आओ शहीदो सरा की बात करें। अजीज़ो आओ शहीदो सरा की बात करें। दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें। अजीज़ो आओ वो जाने वही जाने जाने आलम है। वो जाने वही जाने आलम है।
उन्हीं की याद में उनकी सना की बात करें, उन्हीं की याद में उनकी सना की बात करें। दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें। अजीजो आओ, पैगंबर उनके सलामी फरिश्ते उनके गुलाम, पैगंबर उनके सलामी फरिश्ते उनके गुलाम। ज़हे नसीब के हम मुस्तफ़ा की बात करें, ज़हे नसीब के हम मुस्तफ़ा की बात करें। दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें। अजीजो आओ, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फातिहा खानी की दरख्वास्त करूँगा कि बन्नू में दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करते हुए पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर, 2 फ़ौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पंजगूर बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 गरीब मजदूर शहीद हुए। आज मस्तंग में होने वाले बम धमाके में 3 बच्चे और 1 पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हो गए और काफ़ी ज़ख्मी हुए। तो मैं माइक खोलें आमिर साहब का। आर साहब MNA थे 2008 से 13 तक इस असेंबली के। हमारे MNA मियाँ गौस साहब उनके बड़े भाई थे, कल उनका इंतकाल हो गया। मैं चाहूँगा सर उनके लिए फातिहा खानी की जाए। जी माइक खोलें जी। बैरिस्टर गौहर साहब की चची का भी इंतकाल हुआ है, उनके लिए भी सर मग़फ़िरत की दुआ की जाए। चची का जी जी, और बाकी भी जो अली मोहम्मद साहब दुआ करा दीजिए प्लीज़। हमारे साबिक गवर्नर शाह फरमान साहब के वालिद साहब की भी डेथ हुई थी। किसके? शाह फरमान साहब के वालिद शाह फरमान साहब, उनके लिए भी। एक सेकंड, असद साहब आप क्या कह रहे हैं? असद न्याजी साहब, आपके वालिद का इंतकाल हुआ है, उनके लिए भी अच्छा वो हो गई जी। अली साहब प्लीज़ दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा इग़फ़िरहु वरहमहु व ला तुअज़्ज़िबहु इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम आमीन या रब्बल आलमीन। जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो क्वेश्चन आवर से पहले नहीं है, वो आ जाएगा, वक्त आ जाएगा, मैं बताता हूँ आपको कब आएगा। जी क्वेश्चन आवर सैयद अमील हक साहब। जनाब वाला शुक्रिया, लेकिन मुझे सामने की तमाम सीट खाली नज़र आ रही है, मुझे नहीं पता मेरे सवाल का जवाब कौन देगा। आप सवाल कीजिए पहले। चले, बहुत शुक्रिया जनाब वाला। ये सवाल देख क्वेश्चन नंबर सवाल के जवाब देते हुए क्वेश्चन नंबर 186। ठीक है, आंसर भी टैग अब सप्लीमेंट्री कीजिए। थैंक यू वेरी मच जनाब स्पीकर। सवाल का जवाब देते हुए मेरा ख्याल है कि मुझे जवाब देख करके कुछ ना कुछ खुशी भी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 93% मोबाइल फ़ोन असेंबल्ड लोकली इन पाकिस्तान, एक बड़ी अच्छी खबर है। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम बड़ी ब्रांड, चाहे वो नोकिया हो, सैमसंग हो, तमाम के तमाम ब्रांड जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लेकिन जनाब वाला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन है डिजिटल पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा नज़र आता है कि मुल्क की तरक्की के लिए डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ड्यूटी को कम किया जाए लैपटॉप के ऊपर और साथ साथ मोबाइल स्मार्टफोन के ऊपर। बट अनफॉर्चुनेटली हम क्या देख रहे हैं कि इम्पोजिशन ऑफ 18% सेल टैक्स। मेरी वज़ीर मौसूफ से ये सवाल होगा कि डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए और जिसे कहते हैं कि स्मार्टफोन पर और साथ साथ लैपटॉप पे ड्यूटी कम करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है। साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट जनाब वाला आपकी तवज्जो चाहूँगा कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2020 में पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी बनाई जब खान साहब की हुकूमत थी। मैं ख़ुद उस पॉलिसी को लेकर गया, कैबिनेट ने अप्रूव किया, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जैसा मैंने कहा कि नोकिया भी मौजूद है, एप्पल भी आने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या बता रहे हैं कि 2020 में जो पॉलिसी उस दौर के हुकूमत में हमने बना के पास कराई पार्लियामेंट से 2023 में एक्सपायर हो रही है, जून 2023 में एक्सपायर हो गई। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे वजीर मौसूफ या उस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट थे, इन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो डिजिटल डिवाइड को कम करना है, पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया में आगे लेकर आना है, तो वज़ीर मौसूफ से मेरा सवाल ये है कि आप मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पिछले 1.5 साल से क्यों नहीं बनाई गई? इसमें कहाँ कोताहियाँ, अगर कोताहियाँ हैं, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? जी तशरीफ़ रखें। अमीनुल हक साहब, एक तो हम स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं ना IT के, उनसे भी कहेंगे ये टेकअप करें, पता नहीं कौन है वो, उनसे कहेंगे कि टेकअप करें ताकि पॉलिसी रिवाइज। दूसरा शाहिद उस्मान साहब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जी वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, मैं आपको सप्लीमेंट्री दे दूंगा, सप्लीमेंट्री देता हूँ। जी शाहिद उस्मान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये इस टाइम जो मतलब कि इम्पोजिशन ऑफ टैक्स है 18% जो लोकल इंडस्ट्री पे नफाज हुआ है इसका, तो उसके जवाब में एक नई पॉलिसी बन रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन में, वो अंडर कंसिडरेशन है। इंशाल्लाह बड़े शॉर्ट पीरियड में हम उसको वो लेके आ रहे हैं और उसमें ये सारी चीज़ें एड्रेस की जा रही हैं कि एक तो हम इसको ये जो मैन्युफैक्चरिंग पे 18% जो टैक्स लगा है, हम उसको दोबारा नए सिरे से उसको रीशेड्यूल करेंगे। और उसके अलावा जो क्या इसको कहते हैं, इसमें ये कि एक हम इसको चेंजेस ये लेके आ रहे हैं, जैसे अभी ऑनरेबल मेंबर ने बताया 93% जो मोबाइल लोकल मार्केट में असेंबल हो रहा है,
तो हमारी कोशिश ये है कि हम उसमें एक्सपोर्ट का टच भी दें और इसको एक्सपोर्ट भी करना शुरू करें। तो ये इंशाल्लाह एक्सपोर्ट पॉलिसी 2024 टू 27 ये 3 साल के लिए बेसिकली की जा रही है, और उससे पहले जो थी इन्होंने बताया 2020 टू 23 ये भी 3 साल के लिए थी, तो वो गुजर गया। अभी इसके दरमियान में जो पीरियड है उसके मिनिस्ट्री ने उसमें ख़ुद इनिशिएटिव ले के इसको 1 साल के लिए ख़ुद चलाया कि वो ही पॉलिसी चली। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आई थी, 2 मेजर इश्यूज़ जो प्रॉब्लम्स थी उसमें वो ये थी कि एक कोविड-19 आ गया, उसका फैक्टर पड़ा, और एक जो है उसमें फॉरेन रेमिटेंस में रिडक्शन हुई। वो तो 2023 की बात करें। दूसरा जो ये कह रहे हैं कि ड्यूटीज और टैक्सेस बढ़ गए हैं, वो अब इस ईयर में 2024 में मैन्युफैक्चरिंग में वो बढ़े हैं, उसको एड्रेस किया जा रहा है। इंशाल्लाह वेरी शॉर्टली इनके सामने वो नई पॉलिसी आ जाएगी। सप्लीमेंट्री असद कैसर साहब। जी सर, एक तो आपकी तवज्जो खास कर इस वक्त ये क्वेश्चन आवर और है, और ये आप देख रहे हैं जिस तरह हुकूमती बेंचों और जो मिनिस्टर साहिबान की पोजीशन है, मतलब इसकी संजीदगी का आलम है कि किस तरह ये असम्बली को किस लेवल पर ले। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज तो आए हुए हैं जी, जिनको इसीलिए अपॉइंट किया गया कि यहाँ जवाब दें। तब अब फिर देखें, ये वैसे स्पीकर साहब आप जो है ना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को मिनिस्टर बना दें, तजवीज़ है। हाँ, उनके पास टाइम नहीं है, वो कोई और काम करे। अच्छा स्पीकर साहब, मैं एक इस मौके से थोड़ा जी कल हम गए थे अडियाला, हमारे ये क्वेश्चन आवर के बाद कर लीजिएगा। मैं सिर्फ 2 मिनट में जी क्वेश्चन आवर के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर लीजिएगा, जितनी बातें करनी कर ली। प्लीज असद साहब तशरीफ रखें, क्वेश्चन आवर के बाद जरूर कीजिएगा जी। रफ़ीउल्लाह साहब सप्लीमेंट्री। सर बहुत शुक्रिया सर। फॉरेन स्पीकर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और रिवायात पार्लियामेंट की यही है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अगर वाकई में ये पार्लियामेंटेरियन और पार्लियामेंट के इस्तिकाक को मुस्तहकम करना चाहते हैं, जो कमेटियां इनकी पार्टी की वजह से रुकी हुई हैं, खुदारा वो पार्टी इनको कहें कि वो कमेटियां कंप्लीट करें। आप इस पे सवाल कीजिए, मैं बताता हूं। वो कमेटियां क्यों नहीं कंप्लीट करते हैं? अगर आप वाकई पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट का पार्ट है कमेटियां। जी ठीक है। असद कैसर साहब इस पे कोई जवाब नहीं देंगे। वो मेरी नहीं, असद कैसर साहब नहीं देंगे जवाब। विप साहब, आमिर डोगर साहब, ये जी स्टैंडिंग कमेटी की जो माइक खोलें जी। सर मंडे से ऑनवर्ड जो वीक है उसमें जो बाकी 2-3 कमेटियां रह गई हैं, रात मेरी सात कमेटीज पेंडिंग, तारिक फजल साहब से बात हुई थी, हम अगले वीक में उसको कंप्लीट कर लेंगे सर इंशाल्लाह। अगर मेरे पास रिक्वेजिशंस आई थी कि कमेटीज को रिक्वेजिशन हम कर रहे हैं, मैंने कहा था अब 1 हफ्ता दे देते हैं, और तो अगर जुमे तक ना हुआ जी। जुनैद साहब का माइक खोलें जी। जुनैद साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। ये अगर पार्टीज का इंटरनल मामला है, ये नहीं हल करते, हम रिक्वेजिशन देंगे और उस पर आप इलेक्शन करवाएं जी प्लीज। वो रिक्वेजिशन आई थी, मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि अभी ठहर जाएं, लेकिन सर इसका एक टाइम दें सर कि जिस पे डेडलाइन हो उससे आगे ना जाए। नेक्स्ट वीक में ना हुई तो आपकी रिक्वेजिशन पे मैं मीटिंग कॉल करा दूंगा जी। थैंक यू रफ़ीउल्लाह साहब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया जी। शाइस्ता खान साहिबा। शाइस्ता खान साहिबा नॉट प्रेजेंट। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, आप बातें करना बंद करें। ताहिरा साहिबा क्वेश्चन रेज करें। ताहिरा साहिबा क्वेश्चन रेज करें, आप बातों में लगी हुई हैं और सीट पे भी नहीं बैठी हैं अपनी पे। अपनी सीट पे तो जाइए, अपनी सीट पे जाइए। आपको पता है ना कौन सा वाला सवाल है जी? क्वेश्चन नंबर 188। आप लोग इतनी सीरियस बातें कर रहे थे कि आपको पता ही नहीं चला जी। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। मेरा जी मिनिस्टर साहब तो नहीं है, पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब से ये सवाल है कि एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस के लिए हुकूमत क्या काम कर रही है, और ये क्या वजह है कि हर दुकान पे हर एंटीबायोटिक की अलग कीमत है। एक दुकान पे कोई कीमत है, दूसरी पे कोई है, तीसरे ड्रग स्टोर पे कोई है। इसकी कीमतों में, हालांकि फार्मूला तो एक ही है अद्वियात बनाने में जो एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, लेकिन उनकी कीमतों में इतना फ़र्क क्यों है? ये पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब बता सकते हैं जी। डॉक्टर दर्शन साहब जी। शुक्रिया स्पीकर साहब
ये बात इनकी ठीक है कि हर ड्रग की अलग-अलग कीमतें, ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी की अपनी अपनी मेडिसिन होती है और हर कंपनी की मेडिसिन का रेट हर स्टोर पे सेम ही होता है। ये और बात है कि कुछ कंपनी के रेट कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। वो जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं तो उनके रेट कुछ ज़्यादा होते हैं और लोकल जो मेडिसिन है उनके थोड़े कम होते हैं। और जहाँ दूसरा सवाल ये किया कि इसको एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत से काम हो रहा है। जहाँ पे हम एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, हम डॉक्टरों के भी अवेयरनेस, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं कि जो भी आप एंटीबायोटिक्स दें वो कम से कम 5 से 7 दिन तक दें, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा हम सर्वेलेंस टीमें भी बनाते हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स के जरिए भी हम ये बताते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो इन्फेक्शन प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रोग्राम भी होता है, उसी में भी हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि एंटीबायोटिक, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक 5 से 7 दिन तक नहीं ली तो उसके रेजिस्टेंस आते हैं और ऐसे ज़्यादा हो रहा है। और उसी को कंट्रोल करने के लिए तो हमारी मिनिस्ट्री दिन रात काम कर रही है और इसको मैं समझता हूँ कि ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन इस पे और काम करने की भी ज़रूरत है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सप्लीमेंट्री शगुफ्ता जुमानी साहबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, बात हो रही है यहाँ पे अद्वियात के हवाले से, तो सर मेरा सवाल ये है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं नीचे एक डिस्पेंसरी है जो आपकी सुपरविज़न के अंडर आती है, लेकिन हम यहाँ पे बेआसरा और बेसहारा हैं। हम जो भी मेडिसिन लिख के देते हैं हमें ये कहा जाता है कि ये अलाउ नहीं है, ये मेडिसिन जो है वो इम्पोर्टेड है, जबकि मेडिसिन के पैक पे लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। हमें बहुत सी तकालीफ हैं, मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे जितने भी MNAs बैठे हुए हैं वो सब इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, मैं तफसीलन इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पे लूले लंगड़े अंधे मंडे टुंडे जो इनको बेकार से बेकार बंदा मिलता है वो उठा के यहाँ पार्लियामेंट में भेज देते हैं। खुदारा इस पे कोई एक्शन ले और वो अद्वियात जो मेंबर लिख के देते हैं उनको वो अद्वियात पूरे नहीं मिलते हैं। जहाँ पे मेरी बहन का सवाल है कि पढ़ा ही नहीं था पहले। एंटीबायोटिक्स, सर एंटीबायोटिक्स यहाँ पे हर दवा की कीमत जो है ना, और मैं समझती हूँ कि एक स्टोर से लें तो एक कीमत होती है, दूसरे स्टोर से लें तो दूसरी कीमत होती है। अगर आप मेडिसिन अपने पैसों से ख़रीद कर लाते हैं, उनको रिफ़ंड करवाना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पे तो कमीशन कटती है और ये आपको पैसे पूरे नहीं मिलेंगे। खुदारा ये बहुत सीरियस इशू है। नीचे क्या हो रहा है, आपके साए के नीचे क्या हो रहा है, प्लीज़ इस पे ज़रा आप गौर करें और इस पे इंक्वायरी बिठाएं। डॉक्टर, एक तो मैं ये जो लंगड़ा लूला आपने कहना वो मैं एक्सपंज कर रहा हूँ, बिकॉज जो भी हैं वो लोग इंसान हैं, कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, तो लंगड़ा लूला मुनासिब नहीं, वो एक्सपंज कर रहा हूँ। डॉक्टर दर्शन साहब, ये मैं आप यहाँ से जब ये आपका क्वेश्चन आवर ख़त्म होगा आप नीचे जाइएगा, नीचे जाके जो इश्यूज़ हैं जो यहाँ रेज़ हुए हैं उसकी मुझे रिपोर्ट बना के दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए पहले, फिर इसकी रिपोर्ट एक बना के दीजिएगा कि यहाँ क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं ये। जी, शुक्रिया। तो वो नीचे जाके मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन जहाँ तक इन्होंने एंटीबायोटिक के रेट की बात की तो मेरी ये इनसे गुजारिश है, ये हमें आइडेंटिफाई करें कि ये चीज़ एम्पिसिलिन फर्ज करें एक स्टोर पे 10 रुपए की मिल रही है, दूसरे स्टोर पे वही एम्पिसिलिन 20 रुपए की मिल रही है, तो हम उसमें एक्शन लेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। ये और बात है कि मुख्तलिफ कंपनीज़ की मेडिसिन जो है उनके मुख्तलिफ रेट हो सकते हैं, वो है भी सही क्योंकि उनकी क्वालिटी के हिसाब से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसी कंपनी की मेडिसिन एक जगह पे 1 रुपए की मिले, दूसरी जगह पे 5 रुपए की मिले, ऐसा नहीं है। बाकी नीचे जाके मैं देख लूँगा सर, मैं आपको बता भी दूँगा। थैंक यू सर। जी, सप्लीमेंट्री डॉक्टर महरीन रज़ाक साहबा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर मेरा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से ये सवाल है कि सर कल मैंने एक न्यूज़ में देखा, लाहौर से एक न्यूज़ थी जिसमें फ़ीवर, फ्लू, एलर्जी, स्टमक, वॉमिटिंग की 4 जो सब मेडिसिन्स हैं उनको बैन किया गया है, जिनमें हाइड्रोजोल है, जोनेट है, डोमेल है और ट्राडिटिन है। सर क्या मुझे बता सकते हैं कि ये जो पॉइजनस मेडिसिन की जो बैचेस निकली
वो बैन हुई कितने अरसे के बाद? अगर सर मुझे बाद में इसका जवाब मिल जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज से ये मेडिसिन निकले और हॉस्पिटल और मार्केट में पहुँचें और कोई अगर उनको यूटिलाइज़ कर ले तो सर उसका बहुत ही वर्स्ट इफ़ेक्ट होगा। तो बताएंगे कि ये बैच कब निकली थी और कितने अरसे के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि ये पॉइजनस हैं और इनफेक्टिव हैं और इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा और ये कहाँ कहाँ सप्लाई हुई थी और गवर्नमेंट अब उसके लिए क्या कर रही है फर्दर? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर दर्शन साहब। जी शुक्रिया। ये जो हमारी बहन ने ये क्वेश्चन पूछा है ये इसमें है नहीं, ये फ्रेश क्वेश्चन दे दें, हम इसका जवाब भी दे देंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम बैठ जाते हैं अगर ऐसी कोई चीज़ है और उस पर एक्शन हुआ भी है, खुद बता रही है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट काम कर रही है और वो उस पर एक्शन भी ले रही है। बाकी उस पर आगे क्या होगा तो उसको आप देख लेंगे, हम आपके साथ बैठ भी जाते हैं और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। शुक्रिया। जी डॉक्टर मेरीन भुट्टो साहब। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इस काइंड ऑफ इमरजेंसी कि न्यूज़ एक फ्लश होती है और ड्रैप अदारा जो है वो वफाक के अंदर है, उसकी एक मॉनिटरिंग होती है, ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं। तो सर मैं ये सवाल ये करना चाह रही हूँ, फ्रेश सवाल मैं नहीं दे सकती, इसके लिए तो कॉलिंग अटेंशन होना चाहिए। अगर मिनिस्टर साहब फ़ौरन ड्रैप से सिचुएशन लेकर और जो मैंने सप्लीमेंट्री सवाल किए हैं इसमें अगर उसको मुझे रिप्लाई हाउस के अंदर दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि ड्रैप का काम है बिल्कुल कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी दवाइयाँ मार्केट के अंदर आ रही हैं वो सब स्टैंडर्ड या पॉइजनस या एक्सपायर कैसे आ सकती हैं। तो ये मुझे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब इसका प्लीज़ रिप्लाई देके आपके सर तवज्जुह से पार्लियामेंट में पेश करें। थैंक यू। शुक्रिया। डॉक्टर दर्शन साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब, मैंने वही कहा, शायद मेरी बहन समझी नहीं, मैंने कहा कि हम इनके साथ बैठ जाते हैं, ट्रैप वाले भी इधर हमारे पास बैठे हुए हैं तो बैठ जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं कि ये क्या इसमें ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है और उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए और होगा भी सही। शुक्रिया। दबा रही हूँ, बंद कर देते हैं। जी मीर मुनव्वर साहब आप ऑन सप्लीमेंट्री। सर माइक खोले। से मैं दर्शन साहब को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए ये सवाल मेरा है कि जो दुनिया भर में मेडिसिन्स या एंटीबायोटिक्स बैन हो जाती हैं, बैन, वो हमारे यहाँ बड़ी आसानी से दस्तयाब होती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं कैंसरस भी होते हैं। क्या मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब इसका जवाब देंगे? जी डॉक्टर दर्शन साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं मीर साहब को और पूरे ऐवान और पूरी कौम को दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये दिवाली जो है हमारे मुल्क के लिए और आवाम के लिए ऐसे दिवालियों की रोशनियाँ लेके आए जैसे हम और बेहतरी की तरफ जा सकें। ये बिल्कुल ये जो बात कह रहे हैं जैसे दुनिया में बैन होती है और यहाँ पे वो मेडिसिन चलती है, एंटीबायोटिक की बात करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कोई एक केस भी मीर साहब हमें बता दें, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन भी लेंगे और उस पर वो काम भी करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। वसीम साहब का माइक खोलें। मोहम्मद वसीम साहब। थैंक यू मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सप्लीमेंट्री ये कि जो एंटीबायोटिक हैं और एंटीबायोटिक के जो मुख्तलिफ जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे चल रहे हैं, मैंने ये देखा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जैसे आगा खान हॉस्पिटल है या दीगर बड़ी जो फार्मेसी हैं, वहाँ पे मेडिसिन की क्वालिटी अलग होती है और आम मेडिकल स्टोर पे अलग होती है। क्या वज़ीर मौसूफ साहब ये बताएंगे? और मैंने जो एंटीबायोटिक ली, दूसरी जो एंटीबायोटिक है, देखिए आप खुद इस बात की गवाह हैं कि हमारे सिंध में भी और हॉस्पिटलों के अंदर जो टेंडर किए जाते हैं, ये बड़ी मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे टेंडर पे कमीशन में अगर 1 लाख की दवाई है तो 60,000 रुपये तक कमीशन सिलसिला चलता है, तो फिर उसकी क्वालिटी क्या होगी? इसीलिए मेरा एक क्वेश्चन है कि इसकी जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हम यहाँ से सिंध गवर्नमेंट को भी कहें कि एक पूरा का पूरा ड्रग का जो हमारा एक डिपार्टमेंट है वो इसकी इंक्वायरी करो और 1 नंबर दवाई हर जगह पे, वो आगा खान हॉस्पिटल की फार्मेसी हो या एक आम मेडिकल स्टोर हो, तमाम जगहों पे एक जैसी मेडिसिन मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर दर्शन साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब
जहाँ तक हमारे MNA साहब ने ये बात की कि एक जगह पे एक दवाई होती है, दूसरी जगह पे दूसरी, उसका असर कम होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी कंपनी मेडिसिन बनाती है तो वो उसी की एफिकेसी अपनी होती है और ये हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है रिस्पांस। हाँ, ये हो सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो स्टोरेज होती है, जो उसका टेम्परेचर होता है, ये हो सकता है कि जहाँ पे ये जैसे कह रहे हैं कि वो असर नहीं करती, कि वहाँ पे टेम्परेचर वो नहीं हो, और ये काम होता है प्राविस का। प्राविस के ड्रग इंस्पेक्टर्स का काम होता है कि वो उनको चेक करें कि जो मेडिसिन जहाँ पे स्टोर की गई है, जिस स्टोर पे वहाँ पड़ी हुई है, वहाँ पे फ्रिज है या नहीं है, उस स्टोर पे AC है या नहीं है, और उसका टेम्परेचर क्या है, तो वो उसी पे डिपेंड करता है। तो ये प्राविस पे चला जाता है, लेकिन हम इसकी बात को बिल्कुल रिगार्ड करते हैं और ये हम प्राविस को लिखते हैं कि उसको वो चेक करें। और जहाँ तक वो सिंध गवर्नमेंट की बात की, तो उस पर तो हमारा डोमेन है नहीं, तो अच्छा यही होगा कि इनके मेंबर्स भी हैं वहाँ, सिंध असेंबली में भी है, वहाँ पे ये इश्यू को उठाएं तो अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया। नहीं, बहस तो नहीं हो सकती ना, एक सवाल हो गया, बस आपका रिकॉर्ड पे आ गया, आपका सवाल, उन्होंने जवाब दे दिया। नहीं, तशरीफ रखिए। थैंक यू वसीम साहब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, ये घुमन साहब क्वेश्चन नंबर पढ़ें। जनाब डिप्टी स्पीकर, सवाल नंबर पढ़ें। आया ये अमर वाक़या है कि सियालकोट सवाल नंबर पढ़ें 189 जी। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री आंसर मैंने देखा जो झूठ का पलंदा है। मैं आपकी तवासत से बताना चाहता हूँ, वज़ीर रेलवे मेरे साथ चलें। अगर ये मेरा सवाल में एक गलती हुई, इस पूरे असम्बली हाल के सामने मैं इधर आके माफ़ी मांगूंगा। ये झूठा जवाब है। एक ट्रेन चलती है, वो भी वाया नारोवाल चलती है, सिर्फ सफाई के लिए सियालकोट से वज़ीराबाद जाती है और शाम को वापस आती है। रेलवे स्टेशनों की हालत, मेरे साथ चलें, मैं आपके तवज्जो से उनका दावत देना चाहता हूँ। खुदारा अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठ मत बोला करें। हमारी जो हालत है इसी वजह है कि हम झूठ बोलते हैं, हमने अल्लाह को नाराज किया हुआ है। एक ट्रेन नहीं चलती, एक स्टेशन की हालत ठीक नहीं है, और वज़ीर साहब कहते हैं। ठीक है, जनाब मोहम्मद उस्मान अवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं घुमन साहब से गुजारिश करूँगा, हमारे बड़े भाई हैं, कि उनको फ्लोर ऑफ द हाउस माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इनको ग्रीवेंस है तो मिनिस्ट्री भी हाजिर है, हम भी हाजिर हैं ग्रीवेंस दूर करने के लिए। लेकिन जहाँ तक इनके सवाल का जवाब है, इनका सवाल उन्होंने पढ़ा नहीं। सवाल इनका ये था कि सियालकोट वज़ीराबाद जो है वो एक मंज़र दे रहा है रूइंस का। उनका इशारा मुंजोदाड़ो की तरफ था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके वज़ीराबाद से लेके सियालकोट तक 5 स्टेशंस हैं, जिसमें से 3 स्टॉप ओवर्स उनके ऊपर मौजूद नहीं है, ऑपरेशनल स्टेशंस हैं, सिर्फ पास थ्रू है ट्रेन का। तो हाँ, वहाँ अगर इनको फैसिलिटीज़ नहीं नज़र आ रही तो उसकी एक वजह है कि दोज आर नॉट ऑपरेशनल, दे आर जस्ट पास ओवर्स। जो 2 जंक्शंस हैं उनके ऊपर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बाकी अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा गुमन साहब से, अगर उनको कोई ग्रीवेंस है, हमारे दरवाजे खुले हैं, आएँ, मैं भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जहाँ कोई इनको मसाइल नज़र आएँ ज़रूर बताएँ भी सही, और हम इंशाअल्लाह ताला इनको ज़रूर उनका हल देंगे। जी शुक्रिया। May I have the attention of the House? The honourable members are informed that the participants from Mehergarh, a centre of learning, are sitting in the visitors' gallery. We welcome them. Mr. Jamshed Ahmed. ये इस तरह बहस तो नहीं हो सकती ना ब्रिगेडियर साहब, आप इतने सीनियर नहीं, ये डिबेट तो नहीं खोल सकते ना। आपने सवाल किया, वो रिकॉर्ड पे आ गया, उन्होंने जवाब दे दिया। जी मिस्टर जमशेद अहमद साहब। Not present. Mr. Mohammad Arshad Sahi Saab. Not present. Mr. Mohammad Arshad Sahi Saab का माइक खोलें। मिस्टर मोहम्मद अरशद शाही साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने पिछली दफ़ा भी
रिक्वेस्ट की थी कि मेरा हल्का जो है सवाल नंबर बोलें, सवाल नंबर पढ़ें। सवाल नंबर था ये मेरा 191। ये आंसर भी टेकन एज रेड ऑन सप्लीमेंट्री। सवाल एक सवाल पूछें। 191 आया मेरा सवाल। क्या वज़ीर बराए रेलवे बयान फरमाएँ कि आया मौका में यहाँ पे हमारा ना बना हुआ है एक इंटर पास नीचे से, वो पानी से भरा हुआ है, 20 साल हो गए हैं उसको, कोई उसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा। अगर कोई कहता है तो वो सारे इसी तरह ही बातों बातों में ही सारा निपट जाते हैं। कोई ऐसा होता ही नहीं कि वहाँ पे जाके उसका कोई काम करवा दें। मेहरबानी, ये रेलवे के सारे ऑफिसर भी बैठे हुए होंगे, हमारा जो है ये बड़ा दरीना मसला है, इसको हल करवाएं। वो शहर में बड़ी गंदगी फैली हुई है, मेरा मेजर हल्का है सांगला हिल, तो मेहरबानी करके, मैंने पिछली दफ़ा ये गैस के बारे में भी कहा था, उसका भी कोई माकूल जवाब नहीं आया। जब ये बैन लगा हुआ था गैस पे तो उधर पैप डालने की क्या ज़रूरत थी? वो पैप गल जाएंगे 2, 4, 5 साल बाद। बाकी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है आपको तो पता ही है। बाकी ये मैं सवालों में नहीं कुछ भी कहना चाहता। जो इस दफ़ा हमारे साथ हुआ है, जिस तरह ये जबर के साथ, जिस तरह ये बर्बरियत के साथ, फस्तायत के साथ। शुक्रिया, शुक्रिया। आपका सवाल आ गया जी। जनाब मोहम्मद उस्मान अवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जवाब सुने, तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें, जवाब सुने। जनाब स्पीकर, शाही साहब का सवाल गुल बाजवा क्रॉसिंग के बारे में था। ये सवाल पहले भी आ चुका है इस फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। साबका मेंबर चौधरी बरजीस ताहिर साहब ने इसी फ्लोर के ऊपर आकर ये क्वेश्चन किया था और उस वक्त लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TMA के साथ ये मीटिंग भी तय हुई है, उसके मीटिंग मिनट्स भी मौजूद हैं। उसके अंदर ये फ़ैसला हुआ था कि ये अंडरपास की जो ड्रेनेज की फैसिलिटी है उसको TMA जो है अंडरटेक करेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर TMA नहीं काम कर रहा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाही साहब से कि वो TMA के ऊपर प्रेशर डालें। रेलवे ने अंडरपास पहले भी बना के दिया था, अगर कोई नया बनाने की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह रेलवे पहले भी खिदमत करती आ रही है, अब भी खिदमत करेगी। लेकिन अगर कोई मसाइल उजागर हो रहे हैं ड्रेनेज के सिस्टम के लिहाज से तो वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मैटर है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से रिजॉल्व कराएं। शुक्रिया। शुक्रिया। नहीं, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? ये इसके क्वेश्चन आवर के बाद आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे देता हूं, तशरीफ रखें। सप्लीमेंट्री आज चलें, खोले जी, माइक खोलें। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं ज़िला खैबर की बात करूंगा। तुरखाम से लेकर पेशावर तक जो आज़ादी से पहले जो वहाँ पे रेलवे लाइन है, कराची से लेकर तुरखाम तक जो ट्रांजिट का जो अफ़गानिस्तान जाता है वो उसमें ये अहम किरदार अदा कर सकता है। उसका न तो कोई किसी ने वहाँ पे काम किया, न उसको रिपेयर किया, वो बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है ट्रांजिट माल में ले जाने में। तो काइंडली मेरा मिनिस्टर से सवाल ये है कि इसको फ़ाल बनाए और वो लाइन जो तुरखम तक जाती है उस पर काम करे ताकि लोगों को आसानी, लोग उन वहाँ पे ट्रक के और कंटेनर रोडों पे खड़े होते हैं, अगर ये बहाल हो गया तो ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। जी शुक्रिया। अवैसी साहब। सर, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं तो इनका प्रोजेक्ट भी ज़रूर उसके अंदर काम हो रहा है। जैसे ही अगर इनको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो मैं इनको मुयस्सर करा दूंगा सर। शुक्रिया जी। रसूल बख्श चांडियो साहब का माइक खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी ये गुजारिश है कि हैदराबाद से टंडो मोहम्मद खान से हमारा पसमानदा इलाका बदीन है, वो रेल चलती थी लेकिन मेरे ख्याल में 5-7 साल से हफ्ते में एक दिन चलती थी, वो भी नहीं चल रही। और जो रेलवे स्टेशन की ज़मीनें हैं, रेलवे स्टेशन के जो बने हुए लाइनें वो भी डैमेज हो गई हैं और प्लाटून पे कब्जे हो रहे हैं। मेहरबानी करके बदीन तक रेल चलाई जाए और ये लोगों के सहूलत के लिए हमें अशद ज़रूरत है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। अवैसी साहब। सर अगेन आई विल सबमिट। आगा साहब, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आर ऑन गोइंग, जिसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं तो उसके अंदर
हमारा रेकोडिक का भी इस वक्त प्रोजेक्ट जो है अंडर गोइंग है, उसके अलावा थरकोल प्रोजेक्ट भी अंडर गोइंग है। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। इनका क्योंकि मामला जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, वहाँ बेशक इनकी बात, इसमें कोई शक नहीं, और मैं इनसे एग्री करता हूँ इस बात पे कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, लेकिन उसके अंदर इट्सेल्फ जो है मिनिस्ट्री का कसूर नहीं है, वो अल्लाह ताला की कुदरत है कि वहाँ रेन ने डैमेज कर दिया, उसको हम रिपेयर भी करने की कोशिश करें, जल्द उसको फैज़याब करेंगे। जी शुक्रिया। मीर मुनव्वर टालपुर साहब। साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये रेलवे नेटवर्क जो होता था छोटे छोटे टाउन में भी होता था, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी सर मीरपुर खास से लेकर डिगरी से लेकर नौकोट तक ट्रेनें जाती थी। अब सर हालत ये है कि पिछली हुकूमत में मैंने मिनिस्टर, यही नवाज शरीफ साहब की पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त कहा था कि रेलवे की पटरियाँ कम अज़ कम जो वहाँ पर हैं वो आप उठा के जाएँ, अगर रेल नहीं चला सकते हैं तो रेलवे की पटरियाँ आप लेके जाएँ। अब ये 2022 की फ्लड के बाद सर आप तवज्जो दें, मेरी तरफ वेरी इंपॉर्टेंट है सर। जी सर बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब रेलवे की पटरियाँ सर जो थी इस 22 के फ्लड के बाद सर मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने, बेचारों ने या चोरों ने, चोर जो हैं नेचुरली वो हमारे बेचारे सिंध के लोग तो नहीं है, अगर वो चोरी करना चाहते तो पहले भी कर लेते, लेकिन बाद में ये हुआ है कि अभी इस दफ़ा काफ़ी रेल की पटरियाँ जो हैं चोरी हो गई हैं। तो ये करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन एंड टेक दैट आयरन जो भी है वहाँ पर, उससे कहीं और रेलवे बना रहे हैं तो उसके बारे करें, बराए मेहरबानी इस तरह ज़ाया नहीं करें। जी शुक्रिया। मोहम्मद उस्मान अवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि फाजिल मेंबर ने चोरों को बेचारा कहा। ये बड़ी ही अजीब बात है कि हम चोरों को अच्छे अल्फाज में जो है इस फ्लोर ऑफ द हाउस उनका नाम ले रहे हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा फाजिल मेंबर से कि जहाँ इनको पता है कि चोरी के वाक़यात हो रहे हैं और अगर इनको ये पता है कि फ़लानी जगह से ट्रैक को उखाड़ा जा रहा है, तो मेरे लिहाज से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये उस चीज़ को आके बताएं। ये सिटीज़न होने के नाते अगर पाकिस्तान का कोई नुकसान हो रहा है तो इनका भी फ़र्ज़ बनता है कि ये आके उसको रिपोर्ट करें। यहाँ आप चोरों को अगर बेचारा कह रहे हैं तो माजरत के साथ दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू से। थैंक यू। शुक्रिया। आप 2 मिनट बैठ जाएं, आपस में बात कर लें। अब सवाल हो गया ना, बहस तो नहीं हो सकती ना इस पे। जी राय हसन नवाज साहब का माइक खोलें ऑन सप्लीमेंट्री। किसी पाकिस्तान रेलवे किसी ज़माने में एक बेहतरीन ज़रिया सफ़र था पाकिस्तान के अवाम के लिए, लेकिन गुज़श्ता 40 साल में इसे तबाह किया गया है। और इसकी बहाली के लिए हमारी मौजूदा हुकूमत ने यह हल सोचा है कि उन्होंने वज़ीर ही मुकर्रर नहीं किया कि चले इसको लवारिस ही छोड़ देते हैं, वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ है। तो मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि इसका मिनिस्टर मुकर्रर ना करने की वजह क्या है? कि रेलवे की अहमियत नहीं है या इस रेलवे के महकमे को भी PIE की तरह फ़रोख्त किया जा रहा है? क्या वजूहत है? शुक्रिया। जनाब मोहम्मद उस्मान अवैसी साहब। सर मिनिस्टर तैनात ना करना वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अहमियत की बात है तो मैं अपने फाजिल मेंबर का एक सवाल का ज़रूर जवाब देता जाऊँगा कि अहमियत बहुत ज़्यादा है रेलवे की। ML1 प्रोजेक्ट इस वक्त CPEC का आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ML1 का, जो कि कराची से पेशावर तक जो है आपको कनेक्ट करेगा, रिन्यू करेगा सारे ट्रैक को। उसके अंदर बहुत ज़्यादा फिजिबिलिटी ऑलरेडी बन भी चुकी है जो कि CPEC अथॉरिटीज़ को सबमिट कर दी गई है। उसके अंदर फर्स्ट फेज़ कराची से लेके हैदराबाद, उसके ऊपर इस वक्त MOU भी साइन हुआ है और टॉक्स भी हो रही हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान हुकूमत इसको सीरियसली भी ले रही है और इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्ट करना भी चाह रही है। थैंक यू। शुक्रिया। मिस शगुफ्ता जुमानी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 192। आंसर बी टेकन एज रेड।
सप्लीमेंट्री पूछें। सर, मैंने भी रेलवे के बारे में सवाल किया है और मैं तकरीबन 2002 से सवाल करती भी आ रही हूँ और 2002 से लेके आज तक यही जवाब आ रहा है कि पुअर ट्रैक कंडीशंस एंड ऑब्सोल्यूट सिग्नलिंग सिस्टम, लैक ऑफ डोर टू डोर सॉल्यूशन फॉर कार्गो पार्सल सर्विसेज, limited terminals facilities, capacity constraint regarding rolling stock, lack of investment of infrastructure and rolling stock. सर, मेरे फाजिल भाई साद रफ़ीक साहब जब मिनिस्टर थे रेलवे के तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है, मैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी। उनकी बातों से लगता था कि रेलवे अब चल पड़ी है पाकिस्तान में, लेकिन जो ये मैं सवाल पूछती हुई आ रही हूँ यही जवाब आ रहा है नाउमीदी वाला। ये कौन ठीक करेगा? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ठीक करेगी ना। 2002 से लेके 2024 की एंड हो गई है, नवंबर का महीना हो गया है, यही सवाल बार बार यही जवाब आ रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज पीआईए का जो हाल हुआ है, 10 अरब उसकी बोली लगी है, ये तो हम जितने भी यहाँ मेंबर बैठे हुए हैं वो सिंधी में कहते हैं ना, चंदा जमा करके भी जमा करेंगे तो 10 अरब हो जाएंगे, हम खुद ही चला लेंगे। तो क्या इसका भी यही हाल करने का सोचा है आप लोगों ने? जनाब मोहम्मद उस्मान अवैसी साहब। सर, मोहतरमा ने कंडीशंस के बारे में सवाल किया और उन्होंने कहा 2002 से यही सवाल पूछती आ रही हूँ और उसका यही जवाब मिलता आ रहा है। मैं इस बात से डिसएग्री करूँगा और एक सवाल वापसी भी काउंटर करना चाहूँगा, वो ये कि उस पीरियड के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही है। तो आई वुड अस्यूम कि फाजिल मेंबर ये कहना नहीं चाह रही थी कि 2002 से ये ऐसे कंटिन्यू हो के आ रहा है। दूसरी बात, मैम ने ये पूछा कि अब तक क्या ऐड हुआ है। मैं इनको ऐड कर देता हूँ कि 46 कोचेज़ इस वक्त ऐड की गई हैं, न्यू चाइना से इंपोर्ट होके आई हैं, वो चल रही हैं। 354 वैगन्स ऐड की गई हैं सर। दिस इज़ ऑल वैल्यू एडिशन। थर कोल प्रोजेक्ट जो इस वक्त रेलवे चला रही है, दैट इज़ वैल्यू एडिशन। रेकोडेक के ऊपर जो काम हो रहा है, दैट इज़ वैल्यू एडिशन सर। दिस इज़ माई सबमिशन। थैंक यू। शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस ज़हरा वदूद फातमी साहबा। नहीं, बहस तो नहीं हो सकती ना। आपका रिकॉर्ड पे आ गया, उन्होंने जवाब दे दिया, वो भी रिकॉर्ड पे आ गया। नहीं, ये बहस तो नहीं हो सकती ना एक सवाल के ऊपर। जी, ज़हरा वदूद फातमी साहबा। जी, थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, पहले उनको चुप करा दें ताकि मैं सवाल करूं। जी, ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर साहब, नंबर 193 सॉरी 193 सवाल 193। आंसर भी टेकन एज रेड। थैंक यू। सप्लीमेंट्री। स्पीकर साहब, मेरा जो सवाल था उसका जवाब तो काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है, लेकिन बहुत ही वेग सा मुझे मिला इसका जवाब। मेरा सवाल उनसे था कि जो आपका जो MOU साइन किया था, MOU साइन करने से जो उसका आउटकम क्या निकला है। आपने जो दूसरी चीज़ ये था कि जो कुछ भी आपने इसमें चेंजेस लाए हैं उसमें इम्प्रूवमेंट जो आया उसकी फाइनेंशियल गेन क्या हुआ है। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये था कि जो आप सी फेरर को आप जब भर्ती करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, वो किस एज के लड़कों को, बच्चों को या मर्दों को करते हैं, वो भी मुझे बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू। जनाब कैसर अहमद शेख साहब। आप इस पे सवाल पूछ लें, बाकी बहस तो नहीं हो सकती ना। आप इतनी सीनियर मेंबर हैं, आपने सवाल पूछा, वो रिकॉर्ड पे आ गया।
उन्होंने जवाब दिया, सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था या था, वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा बना। आपको मौका देता हूं मैं, इस पे आप सवाल सप्लीमेंट्री कर लें, वो हो गया। नहीं, तशरीफ रखें। नहीं है, सबके लिए एक रूल है। आप इतनी सीनियर मेंबर हैं जी। कैसर साहब, कैसर साहब जी बोले। जी जनाब स्पीकर साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल ज़ाहिरा फातमी साहबा ने किया है। देखिए शिपिंग जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। मैंने सारे ये बताया कि हमने हांगकांग कन्वेंशन किए हैं और मैरीटाइम पॉलिसी बनाई है। फिर हम लेकिन इनका जो सवाल है कि फाइनेंशियल पोजीशन PNAC प्रॉफिट में है, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी बहुत बेहतर हो रही है। हमने नई जो बोर्ड बनाया है ना, उसका इम्पैक्ट सिर्फ ये हुआ है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि मार्केट बहुत ज़्यादा उसमें बेहतर उसका इम्पैक्ट लिया है, क्योंकि 89% इसमें शेयर्स जो हैं वो हुकूमत के पास हैं। और शेयर्स मार्केट हमने बोर्ड बनाए हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से जो मैनेजमेंट बेहतर कर रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी बना रहे हैं और शिपिंग तकरीबन 40% मार्केट रेट बढ़ा है और हम और इसको फर्दर इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को क्यों न लाएं। जहाँ डिप्टी स्पीकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर जहाज़ पाकिस्तान में कोई प्राइवेट सेक्टर लेता है ना, पाकिस्तान फ्लैग वेसल पे, उसको 18% सेल टैक्स लगता है। अब ये वो चीज़ तो नहीं है, मैंने कोई एक चीज़ मंगाई ना, वो सेल टैक्स 18 लग गया, मैंने बेच लिया। ये 18% यहाँ लगता है। अगर पाकिस्तानी जाके दुबई में यही जहाज़ ख़रीद ले तो 18% नहीं है और वो मूव कर देता है पाकिस्तान में। तो हमें इस पर गौर करना है और कर रहे हैं, हम इस पर बना रहे हैं। IMO के सेक्रेटरी जनरल आए हैं, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ना IMO के सेक्रेटरी जनरल आए हैं और हमने ग्रीन शिपिंग की तरफ हम तवज्जो दे रहे हैं। अपने ये जो शिप ब्रेकिंग है, जिसको रिसाइकलिंग आजकल बोलते हैं, उसके लिए हम जाके गडानी को फिर कर रहे हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ कि हम इसको इम्प्रूव करके बहुत अच्छा, हमारे पास ज़्यादा जहाज़ नहीं है, हम नए जहाज़ तो मिल नहीं रहे। 3 साल बाद नया जहाज़ आज ऑर्डर दें भी ना तो नया जहाज़ 3 साल बाद मिलेगा। फ्रेट मार्केट अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी है पाकिस्तान शिपिंग में। हम पुराने जहाज़ का सोच रहे हैं कि पुराने जहाज़ ख़रीद के, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 11-12 जहाज़ हैं और ज़्यादातर वो भी टैंकर हैं, यानी बल्क के जो ऑयल कार्गो हैं वो हैं, कंटेनर वेसल बहुत कम हैं। हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों में तो आपने देखा है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में बहुत ज़्यादा उनके पास सैकड़ों जहाज़ हैं। तो ये पॉलिसी सेल टैक्स की जो है वो वर्केबल नहीं है। IMF ने रेगुलेशंस किए हैं, हम उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। सेल टैक्स के होते हुए पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर में कोई भी इस शिपिंग कंपनी में नहीं आ रहा, लेकिन हम हांगकांग कन्वेंशंस पे उस पर एडायर कर रहे हैं। और ये मैं आपको कहता हूँ कि सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है और इम्प्रूव कर रहे हैं। जो जहाँ पे लकूना है उसको बेहतर कर रहे हैं। नई हुकूमत ने जो कोई पॉलिसी बनाई है उसके तहत हमने बोर्ड बना दिए हैं और बड़े मार्केट ने उसको अप्रिशिएट किया। जी शुक्रिया। शुगुफ्ता जुमानी साहब, आप इस पे सवाल करना चाह रही हैं? जी शुगुफ्ता जुमानी साहब का माइक खोलें। जी मिनिस्टर साहब, कैसर साहब का माइक खोलें। सी फेयर की बात मैंने करनी थी। सी फेयर का पूछा था क्राइटेरिया। इंटर के बाद यानी FSC के बाद हम कॉलेज है जो हमारी एकेडमी है, उसमें हम अपॉइंट लेते हैं बच्चों को। और सी फेयर का पहले 4 साल का कोर्स है उसका, उसके बाद बहुत लुक्रेटिव उस पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आएँ, जिसका कोई भी ज़्यादा बच्चे हम चाहते हैं कि उधर पाकिस्तान के सी फेयर बड़े कामयाब हैं, दुनिया में रेप्यूटेड हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा सी फेयर्स को ट्रेन करना चाहते हैं। शुक्रिया जी। शुक्रिया। शुगुफ्ता जुमानी साहब का माइक। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। सर मैं अब इसी सवाल पे ही कुछ पूछ सकती हूँ। मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ शिपिंग का जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। मेरा सवाल ये है कि
1972, 74, 78 में बहरी जहाज़ों के थ्रू हुज्जाज को भेजा जाता था सऊदी अरब। तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी है, आपके पास कोई ऐसे जहाज़ हैं सफ़ीना आबिद जैसे या सफ़ीना हुज्जाज जैसे कि ये पॉलिसी अगर है आपके जहन में तो उस पर कोई अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही है? और जैसा कि आप भी मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम पुराने जहाज़ ख़रीदेंगे, खुदा का वास्ता है, हमारे पास बहुत अच्छे जहन के लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने ये काम किए हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो उस वक्त भुट्टो साहब की हुकूमत थी और वो सफ़ीना आबिद के नाम से एक बहरी जहाज़ जो पाकिस्तानी लोगों ने ही तैयार किया था, जिसमें हुज्जाज इकराम जो है वो हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए थे। तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी है कि इस तरह के जहाज़ बनाए जाएं और हुज्जाज को जो है वो बहरी जहाज़ों के थ्रू जो है वो हिजाज़ मुक़द्दस भेजा जाए? शुक्रिया। कैसर साहब जी, बड़ा अच्छा सवाल मैडम शगुफ्ता ने ये जुमानी साहबा ने किया है। देखिए, हम इस पे ये 50 साल पहले से ही कह रहे हैं कि हुज्जाज जो है वो बहरी जहाज़ों पे जाते थे। उस वक़्त का बहरी जहाज़ों का और हवाई जहाज़ों का किराए का बहुत फ़र्क होता था। अब हमने इसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इतना बता दूं मैडम को कि इस वक्त बहरी जहाज़ इतना कम्पिटिटिव, इतने कोई रियायती कर उस पर नहीं है नर्ख। हम फ़र्क बहुत कम है, फिर भी हम इसको स्टडी कर रहे हैं और अगर इकनॉमिकल हुआ तो हम इसको रिवाइव करेंगे। हम इस पर बाकायदा पूरी स्टडी कर रहे हैं। आप भी तशरीफ़ लाएँ। कल मैं जाके कल हमने पूरा इस सिलसिले में सैटरडे कराची में PNS की बिल्डिंग में एक पूरी डिस्कशन कर रहे हैं। आप भी अगर तशरीफ़ लाएँ मैडम साहबा तो हम आपके इनपुट का भी फ़ायदा उठाएँ और ये देख रहे हैं कि क्या वाकई कोई रियायत होगी उस पर कि नहीं, क्योंकि आजकल जो एयर किराए हैं ना वो काफ़ी कम हो गए हैं और इतना वायबल नहीं है, फीजिबल नहीं है कि हम बहरी जहाज़ों पे जहाज कराम को लेके जाएं। शुक्रिया। डॉक्टर महरीन भुट्टो साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। सर मेरा है रेलवे बात कर लो सर। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब मौजूद जी। आगा रफ़ीउल्लाह साहब का माइक पर। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब की मिनिस्ट्री में जितना बेहतर तरीके से वो काम कर रहे हैं, बाखुदा आप इनके तमाम अटैच डिपार्टमेंट में चले जाएं, बेहतरीन मिनिस्टर हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इनकी कारकर्दगी पे क्यों शक है कि उन्होंने एक टास्क फोर्स इनके ऊपर बनाई है मिनिस्ट्री के ऊपर और एक रिटायर्ड एडमिरल राव मोहम्मद इफ्तिखार साहब इनको चेयर करेंगे सिटिंग मिनिस्टर को। तो ये इस किस्म की कमेटियाँ एक मिनिस्टर के ऊपर बनाना ये खुला तजाद है और मैं समझता हूँ कि इनके काम में इंटरफेरेंस है। मिनिस्टर साहब को काम करने दिया जाए, मिनिस्टर साहब भी इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत करें कि ऐसा क्यों है। जी, मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम। आगा साहब मेरे दोस्त हैं और मुझे बड़ी मदद करते हैं इन मामलात में। हमारी स्टैंडिंग कमेटी में बड़ा एक्टिव रोल है इनका और ये अगर कोई कमेटी बनती है ना तो वो बेहतरी के लिए बनती है। ये एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। जैसे स्टैंडिंग कमेटी है वो भी हमें बेनिफिट देती है। बहुत एक्सटेंसिव स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई और हमें फ़ायदा हुआ। और अगर कोई भी कमेटी बनती है ना तो उसमें कोई खुद फेडरल मिनिस्टर डिफेंस जो है वो करते हैं, वो उसको कभी उसको चेयर करते हैं। आज तक किसी और ने चेयर नहीं किया। अगर आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि फेडरल मिनिस्टर जो हमारे सबसे सीनियर फेडरल मिनिस्टर डिफेंस के वो हमें चेयर करते हैं और उस कमेटी के चेयरमैन वो हैं। तो आपकी जो कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी, मैं उससे भी बड़ा मुस्तफ़ीद होता हूँ और फ़ायदा ही होता है कमेटी बनाने से। जो कोई भी हमें बेनिफिट दे और हमारी मिनिस्ट्री जो है बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। हमने मुख्तलिफ दोस्तों से मशवरा करना है और राय लेके इसको आगे बढ़ाना है। इंशाल्लाह आपको हम रिज़ल्ट देंगे थोड़ा अर्सा में। थैंक यू सर। जी शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन राय हसन नवाज साहब। 195। ये आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री पूछें। जनाब वाला, मैं
ये गुजारिश करूँगा कि इसमें जवाब के आखिर में इन्होंने कहा है कि जो गैर अंदराजशुदा मेडिसिन हैं उनकी दरामद और फरोख्त के लिए कंट्रोल करने के लिए फील्ड फोर्स और सूबाई ड्रग कंट्रोल इंतज़ामिया के ज़रिए बाकायदा मार्केट में निगरानी को नाफज किया जा रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है, ये गैर रजिस्टर्ड शुदा के साथ साथ जाली अद्वियात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में बनाई जाती हैं, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तमाम मेंबरान और स्पीकर साहब आपको भी पता है कि इतनी जाली फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं कि उनको रोकने के लिए क्या वजह है कि ये हमने ड्रग कोर्ट भी बनाई हैं, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ भी बनाई हैं, स्टाफ भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, तो फिर क्या वजह है कि ये जाली अद्वियात पर हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सक रहे, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इंसानियत के साथ मजाक है और बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए सवालिया निशान है कि हमारे यहाँ सैकड़ों फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं जाली अद्वियात बनाने की। शुक्रिया। डॉक्टर दर्शन साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये जो हमारे ऑनरेबल मेंबर साहब ने ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये जो जाली अद्वियात की बात है, ये बिल्कुल ये बात इनकी ठीक है, लेकिन इस पे ड्रेप काम कर रहा है और काफ़ी जगहों पे हमने छापे भी मारे हैं और उनको पकड़ा भी है और सील भी किया है। वो केसेस जो है कोर्ट में भी चल रहे हैं और काफ़ियों को सजाएं भी हुई है। अगर यहाँ पे हमारे मेंबर साहब को कोई और चीज़ ऐसी कोई नॉलेज में है जो अब तक चल रही है तो हमसे शेयर करें और हम उस पर भी बाकायदा एक्शन लेंगे। शुक्रिया जी। शुक्रिया। मेरीन रज़ाक भुट्टो साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर, मेरा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से ये सवाल है कि उन्होंने जवाब में कहा है कि द मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्ट सेल ऑफ अनलिस्टेड न्यूट्रास्यूटिकल्स इज़ ऑफेंस अंडर ड्रैप एक्ट 2012। और सर उन्होंने यहाँ बताया है कि सर्विलेंस बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ड्रैप, फील्ड फोर्स और प्रोविंशियल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं सर ये इनका करते रहते हैं इंस्पेक्शंस। सर मुझे बताएंगे कि ड्रैप की जो फील्ड फोर्स है फेडरल लेवल पे उनकी तादाद कितनी है और सर ड्रग कोर्ट्स का स्टेटस भी मुझे साथ बता दें। शुक्रिया जी। डॉक्टर दर्शन साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये जो जैसे इन्होंने बताया कि ड्रग कोर्ट इस्लामाबाद में तो है लेकिन ये सूबों में भी है और इसका एग्जैक्ट फिगर हम इसको बता देंगे। अभी मेरे पास यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, वो मैं इन्हें बता दूंगा, लेकिन वो काम कर रही है और उसके अलावा भी कोई चीज़ हुई तो हम बैठ जाते हैं इनको उनको बता देंगे। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस आलिया कामरान साहब। जी शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सर क्वेश्चन नंबर है 196। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री पूछें। जी मोहतरम, यहाँ पर मेरे सवाल के जवाब में एसओईज का नाम का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि 4 कमेटियाँ काम कर रही हैं। सर इनके दिए गए अगर हम काम देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं तो सर एक कमेटी है पाकिस्तान रेलवे एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। सर ये कमेटी कंसल्टेंसी के लिए है सर, लेकिन ये क्या कर रही है, ये रेल भी चला रहे हैं सर, ये ऑन द स्पॉट टिकटें भी सर ये बेच रहे हैं। तो जो रेलवे के लिए इतने मुलाजमीन भर्ती किए गए थे उनसे ये काम ले के आउटसोर्स करके इस कमेटी के हवाले कर दिया गया है। मोहतरम एक कमेटी है रेलवे स्टेट डेवलपमेंट व मार्केटिंग कंपनी। सर इसका काम जो रेलवे की ज़मीन को बेहतर इस्तेमाल करने की सर ये कमेटी ज़िम्मेदार है, लेकिन सर आधी से ज़्यादा जो रेलवे की ज़मीनें हैं उन पे सर कब्ज़ा है। 1 या 2 साल के अंदर अगर हमें बताया जा सके कि वो कितनी ऐसी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर इस कमेटी ने काम किया हो और बेहतरी के लिए जो इस कमेटी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसका मकसद पूरा हो सका हो। सर इस सवाल के जवाब में आखिर में ये बताया गया कि ये कमेटियाँ इंतहाई अच्छे तरीके से अपने अमूर जो है सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन सर मैं यहाँ जिक्र करूँगी क्वेश्चन नंबर 192 का, जहाँ पर रेलवे ने जो उनको तरक्की की राह में जो मसाइल उन्हें दरपेश हैं वो गिनवाए हैं। तो सर अगर ये कमेटियाँ बेइंतहा अच्छे तरीके से काम कर रही हैं तो रेलवे इन मसाइल को हल क्यों नहीं कर पा रही है? सर ये मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है। जनाब मोहम्मद उस्मान अवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा आलिया कामरान साहिबा का कि उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आज के दिन का सबसे ज़्यादा टेक्निकल सवाल भी इन्हीं का, मैं उनको इस चीज़ की खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने
रेलवे की जो सब्सिडरीज़ कंपनीज़ हैं उनके बारे में पूछा, तो पहले मैं वो लिस्ट कर देता हूँ, फिर उनके अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन की एक सब्सिडरी है, रेलवे एडवाइजरी कंसल्टेंसी की है, रेल कॉप है फॉर कंस्ट्रक्शन, रेडैमको है फॉर रियल इस्टेट मैनेजमेंट। सर होता ये है कि दुनिया के अंदर एक प्रैक्टिस है कि हम जब भी आउटसोर्स करते हैं किसी चीज़ को, उसकी मैनेजमेंट, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमें हमेशा ये रिसर्च भी बताती है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनी है उसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे को पिछले साल बहुत ज़्यादा आमदन हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे, अगर आप पेंशन के जो हमारे ऊपर बोझ है उसको हटा दें तो पाकिस्तान रेलवे पिछले साल प्रॉफिट में थी। यहाँ मेरे फेलो मेंबरान और मुल्क पाकिस्तान की आवाम को इस चीज़ का इल्म नहीं है, इंफॉर्मेशन ज़रूर लैकिंग है, तो मैं इस फोरम को इस्तेमाल करके ये इंफॉर्मेशन भी बल्कि प्रोवाइड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान रेलवे गिवन कि आप पेंशन के बर्डन को हटा दें, जो कि वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान रेलवे इज़ एन इनकम जनरेटिंग SOE, वन ऑफ द फ्यू इनकम जनरेटिंग SOEs। तो इसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए, ना कि बाकी SOEs जो कि स्टील मिल और PIA के साथ कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। दूसरा, मैडम ने ये सवाल पूछा कि इसके अंदर ये उन्होंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा, लेकिन उनके रिटन क्वेश्चन के अंदर ये था कि व्हाई इज़ इट दैट देर आर employees, how many employees are there from Pakistan Railway in these subsidiaries, and isn't this a conflict of interest? सर इसका मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। वो ये है कि there are 10 employees in total out of approximately 5,000-6,000 employees. Only 10 are appointed as from Pakistan Railway. तो उसका मकसद ये होता है कि इनका जो मेन गोल है, जो मिशन है पाकिस्तान रेलवे का, उसको मिस ये ना करें। बेशक they will still try and focus on being profitable, but they will also try and keep the mission of Pakistan Railways and keep the mission of Pakistan government in sight of these subsidiaries, sir. Thank you. जी शुक्रिया। डॉक्टर सोबिया साहिबा। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि रेलवे जो है वो प्रॉफिट में गई है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सखर से लेकर रहीम यार खान तक इतने एक्सीडेंट होते हैं सिर्फ रेलवे ट्रैक की वजह से, तो अगर वो रेलवे प्रॉफिट में गई थी तो वो ट्रैक सही करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, और जो बैरियर्स लगाए जाते हैं उनकी वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट हैं, तो बहुत सारे बैरियर्स जो हैं वो नहीं लगे हुए होते हैं, तो उसके लिए रेलवे क्या इकदाम कर रही है? जी ये क्लब कर लेते हैं। सादिक मेमन साहब आप भी एक सप्लीमेंट्री पूछ लें, एक साथ ही जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये एक 2-3 दिन पहले बड़ी एक डैमिंग रिपोर्ट डॉन में आई थी, जिसमें रेलवे ने कोई 230 पैसेंजर और 820 फ्रेट कोचेस को उन्होंने 2017 में ऑर्डर किया था 31 अरब की। वो इस वक्त 31 से 71 अरब तक पहुंच चुकी है, 170% इंक्रीज़ है। रेलवे इसका ये सिर्फ रीज़न बताता है कि एक्सचेंज रेट का इशू है, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने बहुत ही इसके बारे में जो है मेरे ख्याल में रिमार्क्स बड़े ख़राब दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि रेलवे की जो ये जितनी इंक्रीज़ हुई है उसमें रेलवे की जो प्लानिंग है 3 साल की, उनको सिर्फ लगे हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस करने के लिए, फिर उसके बाद फाइनलाइजेशन सिर्फ उसको ऑर्डर प्लेस करने के लिए 1 साल लगा है, और उन्होंने रेलवे की कारकर्दगी पे जो सवालात उठाए हैं वो उनके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 20% टोटल पैसेंजर लोड कराची से लेते हैं और सिर्फ 4% फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन होती है, और उसके बावजूद इतना जो भी नुकसान होता है। और उन्होंने ये जो पैसेंजर ट्रेन या फ्रेट जो ली थी वो साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से ली थी कि उसको वहाँ पे कोयला पहुँचाया जाएगा, और अभी तक हमारे पास ये कोचेज आई नहीं है और प्रोजेक्ट वो काफ़ी अर्से से चल रहा है। जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी अवैसी साहब दोनों सवालों ऑनरेबल मेंबर्स के जवाब दीजिएगा। I'll try and answer both questions. पहले बहन का सवाल का जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि
मेरे पिछले जवाब के साथ उन्होंने रिलेट किया कि पाकिस्तान रेलवेज़ प्रॉफिटेबल है तो वो अपने रेलवे ट्रैक्स के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही। करंटली सर मैंने उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी बताया था साथ कि अगर पेंशन्स को पाकिस्तान हुकूमत अपने ऊपर ले ले दैन पाकिस्तान रेलवे इज़ फॉर श्योर इनकम जनरेटिंग। पेंशन्स का लेकिन हमारे ऊपर बोझ इतना है कि हम जितना भी आउट परफॉर्म कर लें वो पेंशन के बोझ को हम नहीं ख़त्म कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट वैसे जो है कैबिनेट से भी होगी कि पेंशन का जो मामला है और सैलरीज़ का मामला है, जिस तरह बाकी सारे फेडरल इदारे हैं उसी तरह रेलवे के सैलरीज़ और पेंशन को भी अपने एम्बिट में लिया जाए, ताकि फाजिल मेंबरान के जिस तरह के सवाल हैं कि इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए पैसे नहीं इस्तेमाल हो रहे ताकि पाकिस्तान रेलवे कर सके। नंबर 1। नंबर 2 सर, ML1 का प्रोजेक्ट मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं, हर फाजिल मेंबर को उसके बारे में पता है। फर्स्ट फेज़ के अंदर उसके अंदर कराची टू हैदराबाद के ऊपर काम होगा, हैदराबाद से फिर मुल्तान के अंदर काम होगा। तो उसके अंदर बहन ने जो सवाल पूछा है कि रेलवे ट्रैक के मसाइल हैं उस बेल्ट के अंदर सखर तक, तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए ML1 प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ रहा है। तो इट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव टू रिज़ॉल्व द इशू राइट नाउ, जबकि हमारे पास एक CPEC के अंदर प्रोजेक्ट मौजूद है जो कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर आ रहा है सर। थैंक यू। मलिक अबरार साहब, फाजिल मेंबर साहब का मैं ऑन सप्लीमेंट्री, और फाजिल मेंबर साहब का मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैं इनसे आके डिटेल ले लेता हूँ, इनके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, इनका जो इशू है ग्रीवेंस है वो दूर कराता हूँ सर। शुक्रिया। मलिक शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं पार्लिमानी जो सेक्रेटरी हैं रेलवे के, मैं अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि हमने पहले भी मैंने कोई 3-4 दफ़ा लेटर भी लिखे हैं, सेक्रेटरी साहब को भी भेजे हैं, चेयरमैन रेलवे को भी भेजे हैं। मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है रावलपिंडी NA 55, उसमें तकरीबन एक स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी जगह यानी एक ग्राउंड की जगह बनी हुई है जिसमें ये रेलवे के पास फंड नहीं है उसे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना सकें। तो मैंने इन्हें ये कहा है कि NOC जारी कर दिया जाए ताकि या मरकज़ या गवर्नमेंट पंजाब उसे वहाँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाए, लेकिन तकरीबन 4-5 माह गुजर गए हैं, कोई उसका जवाब नहीं मिल रहा। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब जो हैं इनकी मौजूदगी में या एक कमेटी बना दी जाए, मैंने विज़िट कराता हूँ उस जगह का। उसके बाद ये बच्चों के खेलने की जगह है वो वैसे ही बर्बाद हो रही है, बहुत सारी ज़मीनें ये दे रहे हैं लीज़ पर, बेशक दें, लेकिन जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की ज़मीन है, स्पोर्ट्स की ज़मीन है, उसे स्पोर्ट्स के नाम पर ही दिया जाए। आगे आपका सवाल ओके, शुक्रिया। अवैसी साहब। सर मैं फेलो मेंबर का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दी। मैं इसके हक़ में हूँ कि अगर पाकिस्तान रेलवे की लैंड को जो हमारी यंगर जनरेशन है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, तो मुझे इस मामले से कोई जो है मसला नहीं है। मैं इनके साथ मिलके इनके NOC के ऊपर जितना वर्क हुआ है वो भी देख लेता हूँ सर, और मैं इनको इस बात की जो है पुरुम्मीदी का ज़रूर इज़हार करूँगा कि अगर ये मामला ऑलरेडी सेक्रेटरी साहब तक पहुँच चुका है तो मैं इनका गवाह बन के, इनका सपोर्टर बन के इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ सर। थैंक यू। शुक्रिया। क्वेश्चन आवर इज ओवर। लीव एप्लीकेशंस। मियाँ मोहम्मद अजहर, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी, मिस महताब अकबर राश्ती, मलिक असद सिकंदर, मोहम्मद जमाल एहसन खान, मिस्टर शफकत अब्बास, मिस्टर अब्दुल लतीफ़, मिस्टर मोहम्मद आतिफ, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, मोहम्मद ऑन सकलैन, अब्दुल अलीम ख़ान, मोहम्मद अहमद चट्ठा, सैयद हफीज़ुद्दीन, सैयद अमीनुल हक, अली असगर ख़ान, हफीज़ुर रहमान ख़ान दृशक, मिस आयशा नज़ीर, मिस्टर मोहम्मद मुइन वट्टू, मिस्टर रफ़ीक अहमद जमाली, सैयद अबरार अली शाह, मिस्टर अब्दुल हकीम बलोच, मलिक मोहम्मद इकबाल, मिस्टर महेश कुमार मलानी, मोहम्मद हनीफ अब्बासी, मिस्टर एहसानुल हक बाजवा. Leave may be granted as requested by each MNA. Is leave granted? Granted. जी अली मोहम्मद साहब थियोन
जी अली मोहम्मद खान साहब का माइक खोलें। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं मुख्तसर बात करूंगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। तमाम ऐवान की तवज्जो मुझे दरकार है। हमारा ताल्लुक़ जिस भी जमात से हो, बहरहाल हम लोगों के वोट लेके आते हैं और इस ऐवान में हमारी अपनी जमातों के साथ साथ हमारी ज़िम्मेदारी इस ऐवान के लिए भी बनती है कि हम इस ऐवान और ये ऐवान 25 करोड़ आवाम की उम्मीदों का तर्जमान है। इसलिए हमारी कमिटमेंट पाकिस्तान और इस ऐवान के साथ अपनी जमातों से ज़्यादा होनी चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ तौजीह पेश की गई कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ला रही थी कि इससे हम पार्लियामेंट को तवाना करना चाहते हैं, और फिर मिसालें पेश की गई जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपकी जमात के लीडर भुट्टो साहब की, जो हम सब के लिए काबिल एहतराम है, और बेनज़ीर साहिबा की कि वो शहीद हुई और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई 18 महीने में एक बार, 3 साल में एक बार, फिर मियाँ साहब की 2 बार। ये सारी बातें हमें यहाँ सुनाई गई कि वज़राए आज़म शहीद हुए, वज़राए आज़म अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके। ये बात हकीकत है, मैं इससे इनकार नहीं करता। डिप्टी स्पीकर साहब, ये देख के दुख होता है, ये देख के दुख होता है कि कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि किसी बहुत बड़े जज या किसी बहुत बड़े मशहूर जर्नल या बहुत मशहूर किसी और ताकतवर शख्स ने कोई 6 महीने जेल भी, कोई सिविलियन जेल में काटी हो, चे जाए के फांसियां और चे जाए के उम्र कैद और ये सारी। लेकिन मेरा सवाल इस पार्लियामेंट से ये है कि जब तक आप पिक एंड चूज करते रहेंगे, मेरा लीडर और तेरा लीडर, जब तक आप ये तफरीक रखेंगे, ये पार्लियामेंट बेतौकीर होती रहेगी। यहां से लोग उठाए जाते रहेंगे, यहां जबरदस्ती आईनी तरामीम आती रहेंगी। मैं यहां पूछना चाहता हूं मेरे बहुत ही काबिल एहतराम हुकूमत की बेंचों पे बैठे और खड़े हमारे मौजूद मेंबरान से कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब यहां मेंबरान को उठाया गया और उनकी खवातीन को उठाया गया तो वो आपकी कुछ नहीं लगती थी? ये तो हम सब कहते हैं कि माए बहनें सांझी हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जब एक साबिक वजीर आजम इमरान खान को आप पार्लियामेंट की सॉवरेंटी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का सॉवरन होना चाहिए, वज़ीर आज़म से ज़्यादती बंद होनी चाहिए, तो क्या इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म को जब गोलियां मार के जेल में डाला गया है, 460 दिन हो गए हैं, 5 दिन उनके कमरे की बिजली बंद की गई, ना अखबार पढ़ सकते थे, ना किताब पढ़ सकते थे, ना कुरान पढ़ सकते थे, और जिस जगह सजदा लगाते थे जाए नमाज में सजदे की जगह तक नजर नहीं आती थी। आप मुझे बताएं, जब आपके दौर में एक साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ ये हो रहा है, आप उनकी सियासत से बिल्कुल डिसएग्री करें, आप इख्तिलाफ रख। शुक्रिया जी, माइक खोले अली में। सर 1 मिनट दे दें, मैं लंबी बात में कह रहा था, मैं नहीं करूंगा। जुम्मा है तो और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस ऐवान के सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूं, मैं इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साबिक वजीर आजम की बात कर रहा हूं कि साबिक वजीर आजम के साथ जो किया जा रहा है, मैं उनका एक अदना एक कारकुन हूं, इस जमात का एक एमएनए हूं, 4 दफा गया हूं, बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर मेरे पास है, खुद वकील हूं, मुझे नहीं मिलने दिया गया। ये साबिक स्पीकर जनाब असद कैसर साहब, अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब, पार्लियामेंट्री लीडर जनाब जरताज गुल साहिबा, आपका आ गया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बस शुक्रिया। इंजीनियर हमीद हुसैन साहब, अब बस आ गया, आपको मौका मिला आपको जी। 1 मिनट, अली अहमद साहब का माइक खोलें, ये माइक खोलें अली अहमद साहब का, अली मोहम्मद साहब का माइक खोलें। मेरे इस गुफ्तगू का मकसद जनाब डिप्टी स्पीकर साहब किसी से रहम की अपील करना नहीं है, वो खड़ा है आदमी फेस कर रहा है, लेकिन इस मुल्क की फिक्र है। जिस तरह कल रात पीआईए का जनाजा निकाला जा रहा था, आप सब इकट्ठे हो, इमरान खान को बाहर लाएं, कौम के लीडर को बाहर लाएं और पार्लियामेंट में बैठ के मशवरा करें, हम शूरा बैनहुम, तब ये मुल्क आगे जाएगा। इमरान खान को दीवार में चुनवा के आप कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया शुक्रिया। इंजीनियर हमीद हुसैन साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे प्लीज शॉर्ट होइएगा और सारे मेंबरान सर, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे थोड़ा सा बोलने दे कि क्योंकि हम भी पाकिस्तान के एक हिस्से में रह रहे हैं। सर इधर ये पूरे हाउस का तवज्जो मैं दिलाता हूँ, 12 अक्टूबर से मेरे इलाके कुरम का वाहिद एक जो रोड है वो बंद है।
20-22 दिन हो गए हैं, पूरे इलाके में दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, बच्चे बूढ़े मरीज मर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत ख़त्म हो गई हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, हालात यहाँ तक आ गए हैं कि लोग फाकुम पे आ गए हैं। सर यही एक हौस है, हमें तो यही उम्मीद है कि इस आईन में इंसानी हुकूक का भी शिक है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि वो शिक निकाला गया है। क्यों ना इस तरफ कोई तवज्जो दे रहा? लोग मर रहे हैं, लोग 20-22 दिन से बिल्कुल कैद मसूर हो गए हैं, किसी को एहसास ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही। सर मैं थोड़ी सी 1 मिनट मुझे बोलने दें। टेंशन लेना उधर के हालात जो हैं सर, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप रहा है, लेकिन तकलीफ नहीं कर सकते। आपका पूरी पाकिस्तान से कटा हुआ है, उसका किसी को एहसास ही नहीं है। सर मैं ये तवज्जो दिला रहा हूँ सर, प्लीज इस पे कोई रोलिंग दे कि ये रोड पावर खुलवा दें, और ये इसमें आपका रिकॉर्ड पे आ गया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये 1 मिनट ये एजेंडा ले लें, फिर आगा साहब आपको देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। कॉलिंग अटेंशन, सबीन गौरी साहिबा। Attention of the Minister in charge of the Cabinet Secretariat to a matter of urgent public importance regarding non-inclusion of newly introduced degree courses like business data analysis and others in the fee reimbursement scheme for children of federal government employees under the Benevolent Fund, causing grave concern among the public. सर 2 important points हैं। नहीं, आप एक तो अब उनको मिनिस्टर साहब को जवाब देने दें। यू गेट चांस टू आस्क 1 क्वेश्चन। जी अली परवेज साहब। इन्होंने करा जी, ये अली परवेज साहब जवाब दे रहे हैं। आप सर नहीं, साहब आप दे दें सर को, इसमें चले ठीक ठीक अच्छा ठीक। सर ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने जिस इशू की निशानदेही की है, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि बेनेवलेंट फ़ंड जो है इसके अपने ट्रस्टीज़ हैं, ये अपने कवानीन के मुताबिक चलता है, पर जब से इस कोर्स के इंक्लूजन की दरख्वास्त आई है वो ट्रस्ट की तरफ से हायर एजुकेशन कमीशन को चली गई हुई है कि जी इसको इंक्लूड कर लें, तो अब ये मामला उनके पास पेंडिंग है और उसको हम जल्द से जल्द परसू करवा के इंक्लूजन की कोशिश करते हैं। शुक्रिया जी। गौरी साहबा एक सवाल पूछिए प्लीज़। अच्छा सर, इसमें सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि आपको पता है कि हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं वो आजकल ट्रांसफॉर्म हो रही हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। हमारी बुनियादी ज़रूरत है कि डाटा एनालिसिस, डाटा साइंसेस, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इसकी डिग्रीज़ हैं वो पूरी दुनिया में हमारे बच्चे जल्द अज जल्द जो है ना वो इसकी तरफ माइल हों और इसे हासिल करें। और सेकेंडली जो हमारे जो जितने भी सर्विसमैन्स हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ऑलरेडी हमने उन पे इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं, तो आपको पता है कि जो ये हायर एजुकेशन की डिग्रीज़ हैं ये कितनी एक्सपेंसिव हैं टू स्टडी। तो अगर हम इसमें अपने इन बच्चों को
फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे महरूम हो जाएगा। तो जल्द से जल्द मुझे ये क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि ये कब तक पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एक सवाल अली परवेज साहब का माइक खोल, दूसरा कॉलिंग अटेंशन भी लेना है प्लीज सर। जो तकरीर तो नहीं हो सकती ना कॉलिंग। थैंक यू। जो ऑनरेबल मेंबर साहिबा जो इफादियत इस कोर्स के बारे में बता रही है, मैंने तो उसको तस्लीम करते हुए आपसे कहा कि उसकी इंक्लूजन के लिए वो हायर एजुकेशन कमीशन ने और जो बल्कि एक कमेटी एक नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल है उसको दरख्वास्त कर दी गई है। मैं उनसे परसू करके जल्द अज जल्द इसको इंक्लूजन की कोशिश करूंगा और ये बेसिकली ट्रस्टीज़ का काम है और उन्होंने इसके ऊपर लिख दिया गया बेनेवलेंट फंड। शुक्रिया। मिस राना अंसार साहब नॉट प्रेजेंट। मिस्टर मोहम्मद मुइन अमीर पीरजादा साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। सर ये मिस्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि बेनेवलेंट फंड तो एम्प्लॉइज़ का एक हक होता है, वो उनकी सैलरी से ही डिडक्ट होते हैं सारे पैसे। गवर्नमेंट ये जो उनको देती है पैसे इन कोर्सेज़ का या इसके अलावा, तो इसके टाइमिंग्स क्या होती हैं, कितने अरसे में उन्होंने इसको रिइंबर्समेंट करनी होती है और ये लेट क्यों होता है? काफ़ी लोग इस सिलसिले में परेशान होते हैं सर। शुक्रिया। मिनिस्टर साहब। सर ये जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने जिस मामले की तरफ और डिलेड पेमेंट्स की तरफ निशानदेही की है, मैं गुजारिश ये करूँगा सर कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो मुलाजमीन होते हैं उनकी तनख्वाह से पैसे काट के ये फ़ंड के अंदर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद वो जो उनका अपना एक ट्रस्टीज़ का बोर्ड है उसके अंदर इन्होंने फ़र्क स्कीमें उसके अंदर तय की गई हैं, जिनमें से 2-3 स्कीमें हैं जो आपके तालीमी वज़ाइफ जो हैं उनकी तरफ जाती है और एक स्कीम ये है जिसकी रीइंबर्समेंट की इन्होंने बात की है, जिसमें 1 लाख रुपए तकरीबन सालाना आप जो सरकारी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो तलबा होते हैं उनके जो मुलाजमीन होते हैं उनके बच्चों की कॉस्ट को आप रीइंबर्स करते हैं। तो एक ये मामला है और दूसरा जो है वो है कि अगर आप प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में करते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक स्टाइपेंड दिया जाता है जिसकी मद जो है वो तकरीबन जिसकी हद तकरीबन 40,000 रुपये सालाना है। उसके अंदर डिले पेमेंट के अंदर आना नहीं चाहिए क्योंकि ये फंडेड स्कीम्स होती हैं। अगर कोई इनके पास किसी ने कोई कंप्लेन की है या कोई मामला है तो ये मेरी तरफ उसको रुजू कर दे, मैं इंशाल्लाह उसका जल्द से जल्द मामले को हल करवा देता हूं। पर मैं गुजारिश जो करना चाह रहा हूं वो ये है कि आगे ये एक्चुरियल एनालिसिस, ये पैसे तो कट जाते हैं बट इसके बाद एक्चुरियल एनालिसिस करके क्या ये फंड आगे जिस किस्म की उसके ऊपर अखराजात होने जा रहे हैं उसका बोझ उठा सकता है कि नहीं उठा सकता, उसके मुताबिक स्कीमों को दोबारा एक दफ़ा से नज़रसानी करने की जा रही है और मैं जो इनके खदशात है उसके अंदर भी कमेटी तक पहुँचा दूँगा। बहुत शुक्रिया। मिस्टर फरहान चिश्ती साहब तो आस्क वन क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा क्वेश्चन है मिनिस्टर साहब से कि IA कोर्स का कब तक ये इसमें लेके आ रहे हैं स्कीम में ये ज़रा पूछना है। और सर मुझे ये पूछना है ये प्राइमरी और सेकेंडरी में भी ये इसको रिम्बर्स का पॉलिसी डाल रहे हैं, डालेंगे, कब तक डालेंगे? ठीक है, शुक्रिया जी। मिनिस्टर फाइनेंस। सर ये IA का कौन सा कोर्स, ये जो बिजनेस डेटा एनालिसिस की जो बात, अच्छा सर वो मैंने जिस तरह से गुजारिश की है कि 9 तारीख को ये मामला ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने टेकअप किया, शायद इसके बारे में इसके सिलसिले में एक सवाल भी इन्होंने किया था। उसी दिन जो आपका ये फेडरल एम्प्लॉइज़ बेनेवलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स की तरफ से ख़त चला गया था जो नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल के पास पेंडिंग है। मैं उनसे रुजू करके परसू करके रिमाइंडर भिजवा के जल्द अज जल्द इसको वापस ले आऊँगा। पर इसको इस पस मंज़र में भी देखें कि शायद ये सारी स्कीमें एक्चुरियल एनालिसिस के बाद तब्दील होने जा रही हैं और जिस तरह से ये जो तालीमी वज़ाइफ हैं इसके अंदर तकरीबन 40,000 लोगों को पिछली दफ़ा अकोमोडेट किया गया था, इसका हुजूम शायद वैसे सुकड़ने की तरफ जा रहा है और आप मेरिट के बेसिस के ऊपर 1000 लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म होंगे उनको ये वजीफ़े मिलेंगे और आपको 1000 लोग जो स्टाइपेंड और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं उनको मिलेंगे। तो ये सारी स्कीमें जो है रिवाइज होने जा रही हैं। तो इसका हुजूम और इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको नज़र में देखते हुए हमें इसका फैलाव और इसका जो हुजूम है उसको मैनेज करना पड़ेगा और ये सोली ट्रस्टीज़ की जिम्मेदारी है बेस्ड ऑन एक्चुरियल एनालिसिस और वो उसके मुताबिक आगे लेके चल रहे हैं। सर शुक्रिया। मिनिस्टर लॉ साहब, ये सेकंड जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है उसको आप जवाब देंगे? ओके। आइटम नंबर 4
सेनेटर सैयद मौसम रजा नकवी साहब। अच्छा जी, मिनिस्टर लॉ का माइक खोलें। On behalf of Minister for Interior, beg to introduce bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, Anti-Terrorism Amendment Bill 2024. Sir, this may please be referred to the committee concerned. जी, a bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2024 stands introduced and refer to the standing committee. जी, item number 6, Mr. Umar Ayub Saab, not present. Ms. Zartaj Gul Saiba, not present. ख्वाजा शिराज महमूद साहब, आप पढ़ें। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मेरी एक तो गुजारिश ये होगी इस ऐवान से भी कि अगर मुमकिन हो, नहीं मैं जो है वो बाद में पूछ लीजिएगा ना, कि एक तो ये है कि हमारा जो कॉलिंग अटेंशन है ये पहले भी लगा, जब ये पहली दफ़ा लगा तब भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई नहीं था। लॉ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, मैं पढ़ता हूँ, जुम्मे का दिन है, आप इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लॉ मिनिस्टर साहब को अगर हम वजीर बना दें दाखिला का भी तो बहुत मुनासिब होगा, क्योंकि पिछले 6-8 महीने शिराज साहब आप सवाल नहीं पूछना चाह रहे, मैं नेक्स्ट मेंबर तक चला जाऊंगा प्लीज। बहुत शुक्रिया। ये नेक्स्ट है नहीं जी, आखिरी अल्लाह के फजल से, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा, फिर आपकी मर्जी है। Invite the attention of the Minister for Interior to a matter of urgent public importance regarding placing the names of several members of the National Assembly on the exit control list, ECL, provisional national identification list, PNIL, and passport control list, PCL, causing grave concern amongst the public. जी, Minister Law. जनाब स्पीकर, आज मिनिस्टर इंटीरियर मुल्क से बाहर हैं, वरना वही इसका जवाब देते और ज़्यादा मुनासिब जवाब देते। मेरी शायद ये टाइम भी नहीं है और मेरे जवाब में शायद कुछ चीज़ें, कुछ थोड़ी सी तिश्नगी रह जाए तो उसकी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जी। सर, पूछा ये गया है कि ऑनरेबल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में और जो प्रोविजनल लिस्ट है जिसे PNIL कहते हैं जी, उसमें हैं और क्यों हैं। महकमे से जो नंबर्स हैं वो मैंने मांगे। एक वो बड़ी एक्सरसाइज होती है सर, इसलिए कि आज उन्होंने स्पीकर सेक्रेटेरिएट से CNIC नंबर्स लिए हैं, क्योंकि सर वो एक कंप्यूटराइज सारा डेटा सिस्टम है, उसमें मैं क्योंकि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट की जो इंक्लूजन्स हैं उसका तरीका ये होता है कि जब नाम प्लेस हो जाए तो उसको निकालने के लिए एक रिव्यू प्रोवाइड किया गया है अंडर द 1981 का जो लॉ है उसके अंडर, और फिर रूल्स बने हुए हैं, और रिव्यू इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो उसकी एक हमेशा कैबिनेट सब कमेटी होती है, जिसे पिछले दौर में भी इस दौर में ये ज़िम्मेदारी मुझे तफवीज़ की गई, और मेरी हमेशा ये अक्रॉस द आयल की इस तरफ या इस तरफ ये बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस बल्कि जो रिव्यूज़ भी आते हैं हम पूरी तवज्जो के साथ और पूरी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ कोशिश करते हैं कि उनको डिसाइड करें। एंड आई कैन स्टेट विद क्लैरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि रिव्यूज़ में सुनते हुए जो हमारा डिलीशन या एक्सक्लूड करने का जो स्कोर है या जो परसेंटेज है, it should not be less than 65 to 70%, because I honestly believe कि जो right to travel है ये आर्टिकल 15 के तहत आपका बुनियादी हक है। However, आर्टिकल 15 itself states subject to law, और ये जो लॉ है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट का 1981 का, इसने जुडिशल स्क्रूटनी के बहुत सारे टेस्ट पास किए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की बहुत सारी जजमेंट्स हैं, हम लोग खुद पेश होते रहे हैं, ये व्हील घूमता रहता है। पिछले अदवार में बेतहाशा लोग जो अपोजिशन में थे उस वक्त, जो आज ट्रेरी बेंचेस पे हैं ख्वाजा साहब, वो भी इस कर्ब से गुज़रे हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो जो पंजाबी का मुहावरा है कि जिमें पढ़े या ओवें पढ़ावांगे, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि चीज़ों को स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड रूल्स होना चाहिए। सर, मैं सिर्फ ये इस्तदा करूँगा कि जहाँ तक तो डिटेल्स का ताल्लुक़ है कि किन के हैं और किन के नहीं हैं, वो अगर
सिर्फ उसका एक छोटा सा तरीक़ेकार है कि आप अपना जो नेशनल आईडी कार्ड नंबर है वो अगर सेक्रेटरी असम्बली को पहुंचा दें, आई विल मेक श्योर कि जितनी लिस्ट है आपकी वो सारी स्क्रूटनाइज करके दे दें। आई हैव बीन असाइंड दिस क्वेश्चन दिस मॉर्निंग। आई विश कि मुझे 2 दिन पहले बताया गया होता, मैं सारी एक्सरसाइज करके आता। सही। दूसरा, एग्ज़िट कंट्रोल का तो एक तरीक़ाकार है, उसकी प्लेसमेंट भी कमेटी ही करती है, कैबिनेट सब कमेटी, और उसमें से जो रिमूवल है वो भी कैबिनेट सब कमेटी करती है। आई डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट, बट फॉर क्लैरिटी आई वुड से कि जब मैंने बतौर कमेटी के कन्वीनर के इस्तीफ़ा एज्यूम किया है तो मैंने जो पिछली कैबिनेट के मेंबरान थे उन तकरीबन सारों के नाम जो थे वो एग्ज़िट कंट्रोल में थे बिकॉज ऑफ दी नैब रेफरेंसेस विच वर फाइल्ड अगेंस्ट द देन प्राइम मिनिस्टर, और उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी स्टेज पे सारी कैबिनेट से बयानात इकट्ठे किए थे कि वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो कैबिनेट ने किस तरह से उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया गवर्नमेंट अकाउंट की बजाय जुर्माना अकाउंट में। क्योंकि रेफरेंस सिर्फ फाइल हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर और चंद और लोगों के, मैंने खुद उस कमेटी में बैठ के पहली या दूसरी मीटिंग थी, आई टुक अप द मैटर और वो सारे नाम हमने रिमूव कर दिए थे। वो जितने उनमें से बहुत सारे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान दोबारा इलेक्ट हो के सेवान में आ चुके हैं और उसमें कोई एक्स्ट्रा फेवर या ग्रेस नहीं थी। सिंपल सा हिसाब है कि आफ्टर इंक्वायरी जिन लोगों ने, जो लोग रेफरेंस का हिस्सा नहीं बने उनके नाम नहीं होने चाहिए। उसके अलावा कुछ नाम हैं जो कि फौजदारी मुकदमात में जो लोग प्रोक्लेम्ड अफेंडर्स हो गए थे और उन्होंने ज़मानतें नहीं थी करवाई, तो उनके नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में एज अ मैटर ऑफ कॉशन एंड प्रैक्टिस डाल दिए गए। और ये हमेशा होते हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। एवरेज 4 से 5 हज़ार बंदे एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में होते हैं और उनमें ज़्यादातर जो हैं वो प्रोक्लेम्ड अफेंडर्स होते हैं जो कि नहीं मिल रहे होते महकमों को, या वो लोग जिनका फ़्लाइट रिस्क होता है। जिन लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन है कि उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल में है, मैं उनसे बिल्कुल ओपन ऑप्शन है आपके पास, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल करें, वो कमेटी में आ जाएगी। हम भी यही करते रहे हैं। मैं लाइटर साइड पे बताऊं कि उस ज़माने में कमेटी जो है वो फ़रोग नसीम साहब हेड करते थे, शेख रशीद साहब उसके रुकन थे, 2 और मोअज़्ज़ज़, मैं ख़ुद पेश हुआ हूँ बतौर वकील उस कमेटी में। तो वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बिल्कुल मेरिट के ऊपर, अगर बेल हो चुकी है, फ़्लाइट रिस्क नहीं है, और मेरा ख्याल है पार्लियामेंटेरियंस का फ़्लाइट रिस्क नहीं होता। PNIL जो है उसके लिए रूल्स बन गए हैं, वो रूल्स जा रहे हैं। पहले ये एक अनएंडिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जस्टिस आकिब निसार साहब ने 2018 में ये तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करवाया था। बावजूद, मैं वजूहात में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम उस पर बहुत दफ़ा पहले बात कर चुके हैं। ये होता वही है कि जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें खुद गिरना पड़ता है, तो उसको भी अब हमने अपने तौर पर तहर्रुक किया है कि उसको रेगुलेट करें। इट शुड बी रेगुलेटेड एक्टिविटी, कोर्ट ऑर्डर पे नहीं होगा तो सर उसमें भी इंशाल्लाह आपके सामने रूल्स आएंगे, ले करेंगे और आपसे बताएंगे कि उसमें क्या है। मैं ख़तामन सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ऐसे हमारे कुलीग्स जो समझते हैं या जिन्हें अंदेशा है, सिर्फ अपना CNIC नंबर जो है वो सेक्रेटरी असम्बली से शेयर करेंगे, वी विल गेट बैक टू यू, और उसके रिमूवल का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ख्वाजा शिराज महमूद साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन प्लीज़। जुम्मे का ख्याल कीजिएगा जमात में। जी, ख्वाजा शिराज साहब का माइक खोलें। आपका ममनून हूँ। मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ वो तमाम तरीक़ाकार बताया जो इस सारे सिलसिले में हकूमती तरीक़ाकार है जो ये नाम निकालने के लिए है। मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया कि उन्हें आज ही गालिबन ये असाइन हुआ है और वो इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनाब स्पीकर, आपके इल्म में है कि मंगल वाले दिन भी हमारा यही कॉलिंग अटेंशन लगा हुआ था। हमारे जो उमर अयूब खान साहब हैं उनका नाम शामिल है, जरताज गुल साहिबा हमारी पार्लिमानी लीडर हैं उनका नाम शामिल है, अहमद चट्ठा साहब हमारे डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं उनका नाम शामिल है, मेरा अपना नाम इस PNIL में शामिल है, और इस तरह हमारे बहुत से मेंबरान असेंबली जो इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे पीछे भी और मेरे साथ भी बैठे हुए, उनके नाम भी शामिल हैं। मैं सिर्फ बैकग्राउंड इसलिए बताना चाह रहा था जनाब स्पीकर, ये असेंबली का, ये इस हाउस का, ऐवान का और आपका इख्तियार है कि मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना
मैं पाकिस्तान का शहरी भी हूँ और मेरा राइट है कि मैं अपना पासपोर्ट बनवा सकूँ। मेरा पासपोर्ट नहीं बना, मैं बग़ैर पासपोर्ट के मैं पूरी कोशिश कर चुका। सितंबर के महीने में मैं अदालत में गया और अदालत आलिया ने यह हुक्म दिया 11 सितंबर को कि मेरा नाम इस लिस्ट से खारिज कर दिया जाए। 11 सितंबर को मेरा नाम उस लिस्ट से खारिज करने के बाद 12 को डाल दिया गया। गुजारिश ये है कि ये प्रैक्टिसेस जो भी हो रही हैं, भले वो हमारे कारोबार को बंद करने के सिलसिले में हो, हमारे घरों की चार दीवारी को पामाल करने के सिलसिले में हो, हमारे अपने हलकों में हमारे अपने ताल्लुकदारों तो नहीं हो सकती ना। एक सवाल पूछें। पाकिस्तानी शहरी का कारोबार बंद हो रहा है, किसी का पेट्रोल पंप बंद है। शुक्रिया, शुक्रिया जी। मिनिस्टर लॉ ख्वाजा साहब ने जो बहस मैं आप अपने जज्बात का मैं सिर्फ इतनी अर्ज करता हूँ, कॉलिंग अटेंशन में मेरी अर्ज सिर्फ ये है, सर आँखों पे मैं सिर्फ ये आपको सिर्फ ये रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ बतौर एक अदना से तालिब इल्म के कि देखें आपका कॉलिंग अटेंशन है। मैं अर्ज करता हूँ, मैं आप ही बोलिएगा, आपका कॉलिंग अटेंशन है, आप उसमें करें बिस्मिल्लाह। आपको मौका दिया गया वाइंड अप करने का, तकरीर तो नहीं हो सकती। आप इतने सीनियर मेंबर हैं, आपके लिए एहतराम है, मगर आप चेयर की भी कुछ एडवाइस सुन लिया करें ना जी। वाइंड अप करें प्लीज। जनाब, एक सवाल जनाब स्पीकर साहब, गुजारिश है कि हमने भी ये चीज़ें सुनी। लॉ मिनिस्टर साहब हमेशा पॉजिटिव प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ यहाँ बात करते हैं, उनका एहतराम है। चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लाना ज़रूरी है। जनाब स्पीकर, अगर ये हाउस अपने मेंबरान को पासपोर्ट भी नहीं दे सकता तो उसकी क्या अथॉरिटी रह जाती है? मेरा सिर्फ ये गुजारिश है, मेरी सबमिशन है कि इस मामले में आप मेहरबानी करके लॉ मिनिस्टर साहब भी इंश्योर करें। अगर किसी कमेटी में भेजना तो हम सारे बाजमात जाके वहाँ शामिल हो जाएंगे। हम और कुछ नहीं तो आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लें। मैं पिछले अदवार में भी मेंबर रहा, मैंने सरकारी दौरे नहीं किए जनाब स्पीकर। आका करीम अलैहिस्सलाम की हाजिरी पे जाना चाहते हैं, वहाँ भी नहीं जा सकते। तो आप हमारे बुनियादी राइट से हमें महरूम ना करें। बहुत शुक्रिया जी। मिनिस्टर लॉ, ख्वाजा साहब की बातें सारी जायज़ हैं। मैंने इसीलिए उसका कानूनी हवाले से और जो रूल्स हैं इस वक्त एप्लीकेबल उसके हवाले से जवाब दिया था। उन्होंने अपनी तकलीफ़ से इस हाउस को आगाह किया, जो मैंने बात शुरू में की थी और जो मैं नहीं था करना चाहता, मजबूरन मुझे वो करनी पड़ रही है। ये रवायत जो है इसको मिल बैठ के ख़त्म करना है। ये अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा ये सारा दफन हो गया था जब मैसाके जमहूरियत हुआ और हमने 2008 से 2013 वाला अपोजिशन का दौर भी देखा है। हालात बहुत बेहतर हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों को वो हालात पसंद नहीं आए। और फिर अब इस पर प्लीज़ इसको नेगेटिव रंग में ना लीजिएगा। आप कब तक अपने मामलात जो हैं वो यहाँ सुलझाने की बजाय कहीं और पे सुलझाते रहेंगे? ये भी हमें आप मुझे नहीं सोचना। इन सवालों का जवाब राना सनाउल्लाह से, हनीफ अब्बासी से, एहसन इकबाल से, ख्वाजा रसाद रफ़ीक से, खाकान अब्बासी से, मिफ्ता इस्माइल से, मरियम नवाज से, अब्बास शरीफ के बेटे से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, फरियाल तारपुर से, आसिफ जरदारी से ले। खुदा के लिए ये एक तरफा नहीं है। मैं नहीं था ये बातें करना चाहता। मैं कह ये रहा हूँ कि लिस्ट तब भी 50 की थी, लिस्ट आज भी 50 की है। राजा साहब बैठे हुए हैं, साबिक वज़ीर आज़म है, क्या नहीं हुआ? ये सारे बगैर मरवत भाई नहीं, 4000 नहीं है, 4000 में 100-150 सियासी है, 3800 बंदा जो है वो क्रिमिनल पीओस है। मैं वो खुद कमेटी करता हूँ। मैं खुद कमेटी कर। मेरी ये इस्तदा है, मेरी आपसे इस्तदा है कि जो बात आप करते हैं ना कि ये इस दफ़ा रेन ऑफ टेरर है, ये खुदा न खास्ता पहली दफ़ा नहीं, ये पिछले 2 दवार में अनफॉर्चुनेटली होता रहा है। जब मुकदमे बनाए जाते हैं तो फिर ECL भी आएगा। तो उसमें मैंने फिर ये आपसे इस्तदा करता हूँ कि आपका वकार सर आँखों पे, लेकिन कानून की पासदारी भी साथ होनी है। वो असहाब जो कि कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं और उनके मुकदमात में उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, मैं खुद ज़ाती तौर पे ECL कमेटी में, ये कोई फेवर नहीं है, इट्स द राइट ऑफ अ पर्सन टू फाइल अ रिव्यू। आप यकीन करें जो रिव्यू आए हैं और हमारे पास नहीं पेश हुए, चाहे वो ऐवान के रुकन हैं या नहीं, हमने खुद उनको डिलीट किया है।
जो रिव्यूज़ कर सकते हैं, मरवत साहब समझदार हैं, वो आपको असिस्ट करा देंगे। 4 लाइनों का रिव्यू होता है, वो करें। ठीक है। PNIL इंशाल्लाह उल अजीज़, आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, आई विल टेक इट अप विद मिनिस्टर इंटीरियर और असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह भी करेंगे। आपकी जो लिस्ट है वो इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। बहुत शुक्रिया जनाब। मोहम्मद अहमद चट्टा साहब नॉट प्रेजेंट। अगर रफ़ीउल्लाह साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, जुमे का टाइम है, प्लीज़ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं, प्लीज़। बहुत शुक्रिया सर, मैं 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर मसला ये है कि हमारे साबका फेडरल मिनिस्टर भी साजिद तूरी साहब ने मुझे कई दफ़ा फ़ोन किया कि कुरम के हालात ख़राब हैं, तो वो मैंने उनसे कहा कि वहाँ से मौजूद MNA साहब भी यहाँ कभी कभार शोर करते हैं इसके वजह, तो उन्होंने बोला मसला ये है कि MWM और वो अलायंस हैं सूबाई हुकूमत में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कुरम में जो हालात ख़राब है उस हवाले से इंटीरियर कमेटी को आप डायरेक्शन करें कि इस इशू को हम वहाँ लेके जाएं, वहाँ पर इस पे बात हो। वहाँ जो MWM के MNA हैं और वहाँ की सूबाई हुकूमत, वो तो आपस में एहतियाती है और इशू जो है वो लोग परेशान है। तो खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इंटीरियर कमेटी ये इशू भेज देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। शुक्रिया। असद कैसर साहब, जुमे का टाइम है असद कैसर साहब, 1 मिनट। अभी मैं क्या कहूँगा, देखिए आप कहेंगे कि 1 मिनट है, मैं देखिए सबसे पहले तो जनाब स्पीकर कल हम गए थे अडियाला जेल, हमारे साथ अपोजिशन लीडर, पार्लियामेंट्री लीडर सब थे। वहाँ जो हमारी इंसल्ट की गई है पार्लियामेंटेरियन में, आपको जो है ना अपना प्रिविलेज मोशन भी आपके सामने रखूँगा कि हमें इस तरह एक छोटा एक सिपाही था, वो आया, उसने कहा कि इस तरह वीडियो लगाई, उसने कहा कि देखें आप मुलाकात के लिए जाएंगे लेकिन ये बताया कि आप सियासी बात नहीं करेंगे। तो हमने कहा क्या इमरान खान के साथ जो है ना हम बात करेंगे, हमारी बानी चेयरमैन उसके साथ मौसम के ऊपर हम बात करेंगे, क्या हम कहेंगे कि मौसम कैसा है, किस तरह है। और फिर उसने वीडियो देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो स्पीकर साहब ने हमारी मीटिंग अरेंज करवाई थी, मैं समझ रहा था कि अगर सदक साहब होता, उसने हमारी मीटिंग अरेंज करवाई थी, उसने जो है सुपरिटेंडेंट को बुलाया हुआ था, उसने हमें डिस्करेज किया है। हमें डिस्करेज करना नहीं है, ये उसने पूरी पार्लियामेंट को किया है। नंबर 1 तो एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रिविलेज में नोटिस आपको देता हूँ सुपरिटेंडेंट के खिलाफ और उसके खिलाफ इसको अटेंड कर। दूसरी बात, जस्ट 1 मिनट, बस 1 मिनट, मैं उधर कल मैडम मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया था परसों, उसने कहा कि हम स्मोक का बड़ा इशू है और हम चाहते हैं कि इसकी कोई सरहदात नहीं होती, और उन्होंने जो पंजाब की हुकूमत है इंडिया की, उससे कहा कि इस पर हम जॉइंट काम करना चाहते हैं। शुक्रिया। हमें इसके स्टेटमेंट पे इतराज़ नहीं है, मैं सिर्फ एक पॉइंट वाज़ेह करना चाहता हूँ। जब हमारे चीफ मिनिस्टर ने बात की कि हम अफगानिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ हमारी मौत और ज़िंदगी का मसला है, वहाँ हमारे रोज़गार का मसला है, कारोबार का मसला है, तो इस पे यहाँ की जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो शोर मचाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा इन्होंने बगावत की है, एक सूबा किस तरह दूसरे मुल्क के साथ बात कर सकता है। तो आप बात करें तो वाह, और हम अगर अपनी मौत और जिंदगी की बात करें तो उस पर आप जो है समझते हैं कि हमने गद्दारी की है। स्टैंडर्ड एक होनी चाहिए। जो मरियम नवाज बात कर रही है, इस तरह अलीमीन ने भी बात की थी, मिनिस्टर ने कहा था कि इस वक्त हमारे कारोबार बंद हैं, जिस तरह का हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें अफगानिस्तान के साथ कारोबार का मौका दिया जाए। शुक्रिया। मोहम्मद इकबाल साहब, 1 मिनट के लिए, जुमे का टाइम है, प्लीज़। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, शॉर्टली मैं कहूँगा, तिरा में जो ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे सिविलियन गुज़श्ता दिनों भी 15, 16, 17, 18 मासूम बच्चियाँ ज़ख्मी हो गए हैं, वो अस्पताल में पड़े हैं। तो इसी तरह वाक़यात और ये ऑपरेशन जो वहाँ पे किया जा रहा है, ये टोटली आवाम सिविलियन के ख़िलाफ़ हो रहा है। लिहाजा वफाकी हुकूमत इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो भी करना चाहती है वो कबाइल मुतासिर हो रहे तबाह। और दूसरी बात, 11 अक्टूबर को पश्तून और कबाइली रिवायात और जरगी की जो तौहीन की गई है, वहाँ पे वफाकी हुकूमत ने जो ऑपरेशन किया है, वहाँ पे जो बेगुनाह 4 बंदों को शहीद किया गया है, ये कबाइली रिवायात और पश्तून कौम के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला की भी मशकूर हूँ कि उन्होंने सारा मसला हल किया। आप भी इनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पे जो हालात ख़राब किए, वहाँ पे ऑपरेशन किया, तो सरासर शुक्रिया। The House is adjourned to meet again on Monday, the 4th November 2024 at 5 p.m.